तो कल कल की क्लास में ग्रेविटेशन में मैं क्या बता रहा था, हल्का सा, बस 2 मिनट में ब्रीफ में, बस 2 मिनट के बाद मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। तो कल सिंपली मैंने आपको वो तो कोई तो कल वाला क्लास का तो कोई है नहीं, एक साहिल है जो कल की क्लास से है, ठीक है। तो मैं कल क्या बता रहा था, मैंने सिंपली बताया था केप्लर्स के तीनों लॉ आपको पता होने चाहिए ना, केप्लर्स के तीनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केप्लर्स के तीनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों का डीप में, काफी डेप्थ में आपको पता होना चाहिए, खास करके जो सेकंड लॉ है ना, उसका उसका डीप में जाना बहुत जरूरी है, जो एरिया वाला जो लॉ है। तो पहला लॉ क्या है बताना भाई, पहला लॉ क्या है केप्लर का, बताओ पहला लॉ क्या है, बताओ सर हर पहला। जो प्लेनेट है सर वो अर्थ के सन के अराउंड हाँ एक ऑर्बिट में एलिप्टिकल, घूमता है जो हाँ इलिप्टिकल होती है। हाँ एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में घूमते हैं, तो प्लैनेट्स रिवॉल्व, ठीक है। बस 2 मिनट में मैं इसको खत्म कर रहा हूँ। प्लैनेट्स रिवॉल्व, रिवॉल्व REVOLVE, रिवॉल्व इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, ये पहला लॉ था ना, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स अराउंड द सन, अराउंड द सन, ठीक है। ये हमारा पहला लॉ था। दूसरा लॉ बताओ भाई, दूसरा लॉ कोई बता सकता है? कल मैंने अच्छा से एक्सप्लेन, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था सेकंड लॉ। सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सेकंड लॉ ही है। सेकंड लॉ क्या कहता है भाई बताओ। तो सेकंड लॉ के बारे में मैंने बताया था, ध्यान से सुनो अगर आप लोग अभी भी अगर नहीं जानते हो। तो सेकंड लॉ जो था ना, वो था कुछ ऐसा, सन जो होता है, यहाँ पे सन होता है ना, दिस इज अ सन, ये सन है हमारा, और यहाँ पे कोई प्लेनेट होगा, कोई भी, मतलब अर्थ, यूरेनस, मार्स, जो 8 प्लैनेट्स हमारे पास है, कोई भी प्लेनेट होगा। तो सेकंड लॉ ये कहता है कि इससे मिला, इससे जो आप लाइन मिलाते हो, ठीक है, मिलाने के बाद सपोज करो कि अर्थ कुछ दिन के बाद या कुछ देर के बाद, टी टी बराबर मान लो कि, मान लो 10 दिन, 10 दिन के बाद सपोज करो कि अर्थ जो है ना घूमते घूमते यहाँ पे आ गया, तो फिर आप इसको मिलाओगे, इस लाइन से आप इसको मिलाओगे, इसको मिलाने के बाद आपको एक एरिया दिख रहा होगा ना, यहाँ पे एक एरिया बनता हुआ दिख रहा है, ये एरिया, ठीक है। तो केपलर ने यही बोला था। और फिर जब एक बार फिर सन, अर्थ यहाँ, पहले अर्थ यहाँ पे है ना, दिस इज अर्थ, ये अर्थ है ना, अर्थ है, अर्थ का ऑर्बिट कैसा होता है, पहला लॉ क्या बोला कि जो ऑर्बिट्स होते हैं वो एलिप्टिकल होते हैं, और सन कहाँ पे रहता है, एक फोकस पे रहता है। तो जो अर्थ होगा वो अर्थ रोटेट करता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रोटेट करता है, रोटेट करते करते 10 दिन बाद अर्थ यहाँ पहुंच गया। हमने तो केपलर ने क्या किया था, इन दोनों को मिला करके एरिया ड्रॉ किया और इसका एरिया निकाला, केपलर ने इसका एरिया निकाला। फिर क्या हुआ, मान लो कि अब जो अर्थ है ना, अर्थ अभी क्या है, अभी अर्थ आपको दिख रहा होगा, सन से दूर दिख रहा होगा, अर्थ थोड़ी देर बाद, कुछ दिन बाद, घूमते 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 यहाँ पे आएगा, ठीक है। कोई भी एक पोजीशन मान लेते हैं जो कि सन के नजदीक है, ये सन से दूर है और ये सन के नजदीक है। तो केपलर ने क्या किया, और यहाँ से फिर 10 दिन फिर केपलर ने नोट किया, अर्थ अभी क्या है, यहाँ पे पहुंचा, और अर्थ का यहाँ से अगला 10 दिन केपलर ने फिर से नोट किया, 10 दिन यहाँ से इसने फिर से नोट किया केपलर ने। नोट करने के बाद अर्थ जो है ना यहाँ पहुंच गया होगा, तो फिर क्या किया उसने, यहाँ से इसको मिलाया और यहाँ से इसको मिलाया, यहाँ पे आपको फिर एक एरिया नया दिख रहा होगा, ठीक है, ये एरिया आपको फिर से एक नया एरिया दिख रहा होगा। तो केपलर ने क्या किया था, इन दोनों एरिया को कैलकुलेट किया था, केपलर ने क्या किया था, इन दोनों एरिया को कैलकुलेट किया था। ये एरिया अगर A1 आया और ये एरिया को अगर आप A2 बोलते हो, तो केपलर ने बोला था A1 बराबर A2 होगा, ठीक है, A1 बराबर A2 हुआ। कंडीशन क्या है, इन इक्वल टाइम इंटरवल, इन इक्वल टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल अगर आप इक्वल लेते हो ना, तो प्लैनेट्स हमेशा इक्वल एरिया ही स्वीप करते हैं। ध्यान से समझो, अगर टाइम इंटरवल आपने इक्वल ले रखा है, अगर 10 दिन का टाइम, अर्थ का 10 दिन देख रहे हो और इसका 12 दिन मत देखना, सन के पास से जब अर्थ गुजर रहा होगा तो उसका भी 10 दिन ही देखना, और सन से दूर जब अर्थ गुजर रहा होगा तो उसका भी 10 दिन देखना। सन से इसके रेडियस को मिलाना, मिलाने के बाद आप एरिया जो कैलकुलेट करते हो ना, वो बराबर आता है। ये केपलर का लॉ था, केपलर ने इसको एक्सपेरिमेंटली निकाला था, सब कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता था केपलर, 40 साल का एक्सपेरिमेंट था केपलर का। केपलर बैठ करके घर में यही सब कैलकुलेट करता रहता, अच्छा वहां पे आज मून है, वहां पे आज यूरेनस है, वहां पे जुपिटर है, वहां पे प्लूटो है, वहां पे वेनस है। तो सबका वो सन के राउंड जो है ना, वो टाइम पीरियड निकालता रहता था केपलर। अच्छा आज यहाँ पहुंचा है, 10 दिन बाद वो केपलर, अब 10 दिन बाद यूरेनस वहां चला गया, 15 दिन बाद यूरेनस वहां चला गया, मर्क्यूरी वहां चला गया, मार्स वहां चला गया, कर करके वो पूरा का पूरा नोट डाउन करते रहता था। करते करते वो क्या करता था, ये सब कैलकुलेशन करता रहता, 40 साल का उसका एक्सपेरिमेंट था। तो उन्होंने बोला था A1 बराबर A2 होगा, दिस इज द सेकंड लॉ, ये सेकंड लॉ था। तीसरा लॉ क्या कहता है भाई इसका, बताओ तीसरा लॉ क्या था, बोलो तीसरा लॉ कोई। सर टाइम का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या होता है आर टी क्यूब के। स्क्वायर, या इज प्रोपोर्शनल टू A क्यूब होता है, A क्यूब, ये इसका तीसरा लॉ था। तीसरा लॉ क्या, दूसरा लॉ के बारे में, दूसरे लॉ के बारे में अगर आप और जानना चाहो, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग दूसरा लॉ, इस वजह से थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग ये बनाता है दूसरा लॉ। दूसरा लॉ को समझो आप, अगर 10 दिन में ट्रेवल करने में ये इतना दूरी तय किया था ना, 10 दिन ट्रेवल करने में इतना दूरी तय किया, और ये एरिया बराबर हो रहा है, तो उसी 10 दिन में इस एरिया को बराबर करने के लिए जो है ना, अर्थ को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। ध्यान से समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये जितना दूरी तय किया था 10 दिन में,
एरिया जो भी आया इसका, और अगर सन के नजदीक से अगर ये गुजर रहा है, अर्थ अगर इस सन के नजदीक से गुजर रहा है, और 10 दिन का अगर आप टाइम कैलकुलेट कर रहे हो, 10 दिन बाद आप देख रहे हो कि अर्थ कहाँ पहुंचा, तो एरिया को बराबर अगर होना है ना, तो अर्थ को यहाँ पे फास्टली मूव करना पड़ता है। ठीक है, अर्थ जब सन के नजदीक होता है तो अर्थ फास्ट मूव करता है, अर्थ जब सन से दूर होता है तो अर्थ स्लो मूव करता है। ठीक है, तो एरिया का दूसरा लॉ ये भी है कि अर्थ जब सन के नजदीक से गुजर रहा होता है तो उसको अपना स्पीड बढ़ाना पड़ता है, बढ़ा लेता है वो स्पीड। पर और ऐसा क्यों? ऐसा इसको एंगुलर मोमेंटम से प्रूव कर सकते हो आप। एक तो इसका डिस्टेंस भी कम जाता है, जो न्यूटन का लॉ था, जो था न्यूटन का यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या था, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। एक तो ये है, अगर ये अर्थ के नजदीक अगर आ गया तो फोर्स, अगर डिस्टेंस कम गया ना, ये यहाँ अर्थ के नजदीक से, सन के नजदीक से अगर ये अर्थ गुजर रहा है तो इसका रेडियस घट गया, ये रेडियस घट गया, और रेडियस घट गया तो फोर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। फोर्स बढ़ गया तो फोर्स क्या होता है, फोर्स अगर, और इसका ऑर्बिट क्या है लगभग, अगर सर्कुलर अगर आप मान के चलते हो तो इसका जो फोर्स का जो फॉर्मूला आता है वो mv² आता है। क्या सर्कुलर मोशन में आप पढ़े हो ना ये वाला फॉर्मूला? सर ठीक है, ये ए क्या होता है? ए कहाँ है, ए कहाँ है, ए इज द टाइम, ए इज द रेडियस, सॉरी ए रेडियस कर लो या आर कर लो, जो भी कर लो, ए कर लो या फिर आर कर लो, दोनों बात सर बराबर। रेडियस ऑफ अर्थ है। सॉरी रेडियस, रेडियस बोलो। रेडियस ऑफ अर्थ। नहीं नहीं, रेडियस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है ना नेहा, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है, मैं कल बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर सेंट्रल फोर्सेज। अगर आप रेडियस में आप कंफ्यूज कर गए तो देखो अब इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर सेंट्रल फोर्सेज, ये अर्थ रेडियस का अर्थ नहीं है, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ, देखो सेंट्रल फोर्सेज। अब देखो मैं इसको क्लियर करता हूँ, आ जाओ। ये सपोज करो अर्थ, देखो पहले मैं बता रहा हूँ कि इलिप्टिकल जो होता है ना, ध्यान से समझो, ये सब कहने की अलग बात होती है। जो केपलर ने जो एक्सपेरिमेंट निकाला था, एक्सपेरिमेंट में उसने एग्जैक्ट बताया हुआ है कि जो प्लैनेट्स रोटेट कर रहे होते हैं अर्थ सन के अबाउट, वो प्लैनेट्स का जो ऑर्बिट होता है वो इलिप्टिकल होता है। ठीक है, ध्यान से समझो इस चीज को। जो केपलर ने निकाला था कि भाई अर्थ सन के अबाउट अगर सारे प्लैनेट्स ना, मैं अर्थ सिंपल एक मैं अर्थ का एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जबकि सारे प्लैनेट्स लाइक यूरेनस, मर्क्यूरी, वेनस, जुपिटर, मार्स जो है ना, मर्क्यूरी, जो भी है सारे के सारे इसके अबाउट रोटेट कर रहे होते हैं, और उनका पाथ एलिप्टिकल ही होता है, एलिप्टिकल। लेकिन कॉम्प्लिकेशंस जो कैलकुलेशन का कॉम्प्लिकेशंस को हटाने के लिए, मतलब मैथमेटिक्स को इजी करने के लिए, हम क्या मान लेते हैं, इसका जो ऑर्बिट होता है ना वो सर्कुलर हम मान लेते हैं। क्यों मानते हैं? सिंपली मैथमेटिक्स कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड कैलकुलेशन हो जाता है मैथमेटिक्स का, अगर आप इलिप्स लेकर के चलोगे तो। और इलिप्स अगर आप सर्कल मान लेते हो ना तो फिर ज्यादा कुछ गड़बड़ होता नहीं है, ज्यादा कुछ चेंजेस आते नहीं है। इलिप्स जो है ना एक सर्कल का स्पेशल केस ही होता है। ठीक है, तो अभी आप ये पूछ रहे हो कि यस रेडियस, सर। हाँ ये जो ए होता है ये रेडियस ऑफ अर्थ होता है क्या? ये रेडियस ऑफ अर्थ नहीं होता है। ठीक है, ध्यान से समझो, मैंने एक पॉइंट आपको बताया, ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर सेंट्रल फोर्सेज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत मुश्किल लोगों को पता ही नहीं चलता है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, ये सेंट्रल फोर्सेस क्यों होते हैं, ये देखो। सपोज करो ये एक सर्कल है, ध्यान से समझो, ये एक सर्कल, इस सर्कल में मान लो कि सेंटर पे सन रखा हुआ है, यहाँ पे सन है ना, ये सन है, ये सन है, और ये इसका ऑर्बिट है ना, ये ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में कहीं पे यहाँ पे क्या है, अर्थ है, दिस इज द अर्थ। मैं अर्थ को सन के बराबर दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, सन बहुत बड़ा होता है ना, अर्थ से बहुत बड़ा होता है सन। ठीक है, तो ये अर्थ दिखा रहा हूँ और ये सन दिखा रहा हूँ, तो सन जो है ना, सन का रेडियस सपोज कर लो कि ये रेडियस आर एस मान लो। ठीक है, और इसका रेडियस आर ई मान लेते हैं, सन का रेडियस आर एस मान लेते हैं, अर्थ का रेडियस आर ई मान लेते हैं। तो जो जो ये जो फॉर्मूला आया था ना, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, है ना, इसमें ए क्या होता है, व्हाट इज ए, ध्यान से समझो ये ए क्या होता है। ठीक है, ये ए क्या होता है, पहले तो इन दोनों के सरफेस का डिस्टेंस, ये तीन डिस्टेंसेस, ये ए जो है ना वो तीन डिस्टेंस से मिलकर बना होता है, देखो कौन कौन डिस्टेंस होता है। ठीक है, एक तो ये डिस्टेंस होता है इस सरफेस का, और इस सरफेस का जो डिस्टेंस होता है ना, ये डिस्टेंस पहले इसको आपको मेजर करना होता है। दूसरा इसका रेडियस, यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस होगा ना, अर्थ का अपना कुछ रेडियस होगा, और तीसरा ये सन का रेडियस। ठीक है, तो ये तीन मिल करके ए जो होता है ना, ए इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस रेडियस ऑफ सन प्लस डिस्टेंस ऑफ द सर्फेसेस, डिस्टेंस DISTANCE, डिस्टेंस बिटवीन दी सरफेसेज, दोनों के सरफेस के बीच का डिस्टेंस ये वाला। ठीक है, और प्लस इसका अपना अपना रेडियस, प्लस इसका अपना रेडियस, और इन दोनों के बीच का रेडियस, टोटल डिस्टेंस यहाँ से सेंट्रल फोर्सेस, दिस इज दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग सेंट्रल फोर्सेस। इसके सेंटर से लेकर के इसके सेंटर तक का डिस्टेंस पूरा चाहिए होता है।
ठीक है, ये अर्थ का सेंटर कुछ यहाँ पे है, सन का सेंटर कुछ यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा का पूरा डिस्टेंस, दिस इज ए। ठीक है, ए इज द सेंट्रल, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ए क्या है, ए बराबर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। अब समझ में आया नेहा? यस सर। हाँ, तो ये ए यही होता है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, यही होता है। ठीक है, चलो ये तीसरा लॉ भी यहाँ पे खत्म हो गया, इसमें आपको ए का कंफ्यूजन दूर हो गया ना, ए रेडियस ऑफ अर्थ नहीं है, रेडियस ऑफ सन भी नहीं है। ए क्या होता है, रेडियस ऑफ ए क्या होता है, दोनों के सेंटर से बीच का डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो एक तीसरा फॉर्मूला ये होता है। दूसरे फॉर्मूले का कंक्लूजन क्या है, यहाँ पे कंक्लूजन भी निकलता है ना, कौन सा कंक्लूजन निकलता है, अगर अर्थ को, हाँ अभी मैं आपको कहाँ बता रहा था, मैं ये चीज बता रहा था ना, हाँ अभी मैं यही बता रहा था। हाँ, आपने पूछा था कि ये जल्दी क्यों घूमेगा, ये भी आप पूछ रही थी ना कि ये जल्दी, जब अर्थ सन के करीब से गुजर रहा होगा तो इसको अपना स्पीड बढ़ाना क्यों पड़ता है, ये आप पूछ रही थी ना। तो जब, अब ये देखो, अगर ये अर्थ जो है अगर सन के करीब से गुजरता है तो अर्थ और सन के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि न्यूटन ने बोला था एफ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, रेडियस के स्क्वायर का इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। अगर डिस्टेंस घट जाएगा ना, डिस्टेंस दोनों के बीच में घट जाएगा तो फोर्स जो होगा ना वो बढ़ जाएगा, अर्थ ज्यादा फोर्स फील करता है। जब अर्थ या प्लेनेट, कोई भी प्लेनेट अगर सन के करीब से गुजरेगा तो वो ज्यादा फोर्स फील करेगा, अगर कोई प्लेनेट सन के दूर रहेगा तो वो कम फोर्स फील करता है। ठीक है, तो अगर ये ज्यादा फोर्स फील करेगा तो इसको अपना स्पीड बढ़ाना, तो ये अपना स्पीड बढ़े हुए स्पीड के साथ जाएगा। क्यों? इसका भी कारण है, क्यों? क्योंकि जो जी जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर जो होता है ना, वो mv स्क्वायर बाई आर के बराबर होता है। सर्कुलर मोशन पर क्या है हो ना, सर्कुलर मोशन पर है हो ना, यस सर। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना वो सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, यही होता है ना। कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उसका एक्सीलरेशन वी स्क्वायर बाई आर होता है, उस पर लगने वाला फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। ठीक है, यहाँ से अगर ये फोर्स पूरा का पूरा बढ़ गया, ये फोर्स पूरा का पूरा बढ़ गया, क्यों? क्योंकि आर घट गया। ठीक है, तो अगर आर घट गया, ये पूरा फोर्स बढ़ गया, तो इस वी को बढ़ना ही पड़ेगा, ये जो वी है ना, इस वी को भी बढ़ना पड़ता है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, ठीक है ना? यस चलो सर। यस अच्छा, सर। हाँ, अब आगे मैं क्या बता रहा था, केप्लर्स के तीनों लॉ खत्म हो गए। ठीक है, उसके बाद सीधा हम मोशन ऑफ प्लैनेट्स पे आते हैं ना, मोशन ऑफ प्लैनेट्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आ जाओ, मोशन ऑफ प्लैनेट्स, मोशन ऑफ प्लैनेट्स। ठीक है, प्लैनेट्स के मोशन। नेहा आपको कोई डाउट, क्या कौन से टॉपिक में डाउट था, आप पूछ रही थी अब? वो चैप्टर 10 में है। कौन सा चैप्टर 10, कौन सा है, कौन सा, मुझे नहीं पता है चैप्टर 10, मुझे याद नहीं आ रहा। सर सॉलिड्स वाला शायद। सॉलिड वाले में बताओ तो, अगर आप ग्रेविटेशन पढ़ना चाहते हो तो मैं पढ़ाऊंगा। आसिफ, आपको कोई डाउट है क्या, कोई पर्सनल डाउट है तो? सर सर दूसरी आईडी से ज्वाइन करा है, साहिल बोल रहा हूँ सर। सर वही वाला था, इलास्टिक सिटी से था। इलास्टिसिटी से है, तो अगर आप लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि ग्रेविटेशन आपका अच्छा है, तो फिर आप डाउट्स पूछ करके आप निकल सकते हो, अगर आपकी इच्छा है तो, वरना मुझे तो पढ़ाना है। अगर बोलोगे तो मैं आगे पढ़ाऊंगा ग्रेविटेशन। बोलो नेहा, जैसा बोलो, बोलो आसिफ, बोलो, पढ़ाना है या फिर नहीं तो आप डाउट्स पूछ लो, आप डाउट्स क्लियर करके आप चले जाओ, जैसा आपकी इच्छा है, या सर पढ़ना है तो पढ़ा दो बोलो। सर। हाँ, चलो ठीक है, सर पढ़ा दो सर होगा। ओके। नेहा पढ़ोगे ना, या फिर आपको डाउट ही पूछना यस है? सर। पढ़ लेते हैं, हाँ, चलो आ जाओ, ठीक सर है। पढ़ा दीजिए। ठीक है, मोशन ऑफ प्लैनेट्स की बात करते हैं। तो मैं मोशन ऑफ प्लैनेट्स में मैंने आपको क्या बताया, जो पाथ होता है ना, ये जो पाथ होता है, ये जो इलिप्स का दो फोकस होता था, एक F1 होता है, एक F2 होता है। ये इलिप्स अगर आपको सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना है तो इसके लिए चिंता मत करना। इसका एक मेजर एक्सिस होता है, दिस इज द मेजर एक्सिस एंड दिस इज द माइनर एक्सिस। ठीक है, ये डिस्टेंस आपका ए कहलाता है, दिस इज द मेजर एक्सिस ना, ये मेजर एक्सिस होता है, मेजर एक्सिस, और ये माइनर एक्सिस होता है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, दिस इज द माइनर एक्सिस। ठीक है, सारे जो प्लैनेट्स होते हैं ना वो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रोटेट कर रहे होते हैं, लेकिन इलिप्टिकल और ये जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस में ज्यादा का डिफरेंस होता नहीं है। अगर मेजर एक्सिस, इफ सपोज, इफ ध्यान से समझो, इफ मेजर एक्सिस जो होता है ना, अगर मेजर एक्सिस, इफ माइनर एक्सिस, अगर माइनर एक्सिस 100 मीटर है, सपोज कर लो, मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, माइनर एक्सिस, अगर माइनर एक्सिस आपका, इफ माइनर एक्सिस इज 100 सेंटीमीटर, माइनर एक्सिस इज 100 मीटर, मान के चल लो कि जो माइनर एक्सिस में दिखा रहा हूँ ना वो 100 मीटर का है, तो मेजर एक्सिस में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है।
मेजर एक्सिस जो होता है ना, सोचो कि केपलर ने कितना प्रिसाइज कैलकुलेशन कर रखा था, 103 मीटर आता है, ठीक है। यानी कि डिफरेंस जो होता है ना, वो डिफरेंस जो होता है मेजर और माइनर एक्सिस के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 3% का होता है ना। डिफरेंस कितना का होता है, 3% का होता है। और अगर ये 3% का डिफरेंस है तो मैं जो है ना इस इलिप्स को ना सर्कल मान लेता हूँ। मेजर और माइनर एक्सिस के बीच में कितना का डिफरेंस आ रहा है, 3% का ही डिफरेंस आता है, मैक्स टू मैक्स, ज्यादा से ज्यादा 3% का डिफरेंस आता है। जो प्लैनेट्स जो और घूम ये रहे होते याद हैं, करना पड़ेगा। नहीं ये सब याद नहीं करना है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं इसको सर्कल क्यों मान लेता हूँ। मैंने भी आपको बताया था ना पीछे, मैं पीछे आपको एग्जांपल बता रहा था कि भाई इस ऑर्बिट को ना आप सर्कल मान लो, तो सर्कल मैं क्यों मान लेता हूँ, इसकी क्या मतलब, इसके पीछे का क्या कंक्लूजन यस। है। तो केपलर ने इन सबको मेजर किया था, केपलर ने मेजर करके ये सब बताया था कि भाई इन दोनों के बीच में ना 3% का ही डिफरेंस आता है, मेजर और माइनर एक्सिस के बराबर। एंड इफ वी अज्यूम मेजर एक्सिस इक्वल टू माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस इक्वल टू माइनर एक्सिस, देन दिस इलिप्स, ये इलिप्स जो है ना, दिस इलिप्स विल बी कन्वर्टेड इनटू सर्कल। बताओ भाई, सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यस सर। कन्वर्टेड इनटू सर्कल, सिंपल है। क्योंकि 3% का डिफरेंस होता है तो 3% तो हम इग्नोर करके चल ही सकते हैं। ये देखो, ये इलिप्स है, ये माइनर एक्सिस है, ये मेजर एक्सिस है, ठीक है। दोनों को अगर तुमने बराबर कर दिया, ये क्या था, ये ए था, और ये क्या था, ये बी था, बी था। इफ ए बराबर बी, इफ इफ ए बराबर बी, अगर ए बी के बराबर हो जाएगा तो ये सर्कल बन जाता है, ठीक है। इसका रेडियस कुछ भी मान लो, आर मान लो, ठीक है। तो इस 3% के कैलकुलेशन को हम हटाने के लिए, हमारा कैलकुलेशन सोफिस्टिकेटेड ना हो जाए और हम सारे प्लैनेट्स के मोशन का स्टडी भी कर लें, केवल 3% के लिए जो है ना हम अपना अपना कैलकुलेशन क्यों लेंदी करने जा रहे हैं, क्यों अपने कैलकुलेशन को सोफिस्टिकेटेड करने जा रहे हैं, मतलब यस। कॉम्प्लिकेटेड करने जा रहे हैं। तो हमने 3% को इग्नोर कर दिया, जैसे ही आपने, और इग्नोर करने का मतलब है कि आपने ए बराबर बी मान लिया, आपने मेजर एक्सिस को माइनर एक्सिस के बराबर पुट कर दिया। जैसे ही दोनों का लेंथ बराबर हो जाएगा, यानी कि अब ये डायमीटर हो गया ना, ये पूरा का पूरा डायमीटर हो गया। अगर डायमीटर सेम होने लगता है तो यही तो हमारा सर्कल का डिफिनेशन होता है ना। किसी एक पॉइंट से अगर हर पॉइंट का डिस्टेंस बराबर होता है तो वो सर्कल कहलाता है। सेंटर से हर पॉइंट का डिस्टेंस अगर बराबर हो जाए तो दिस इज द सर्कल ना, इसी को सर्कल कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम प्लैनेट्स का मोशन को ना सर्कल के रूप में स्टडी करेंगे, ठीक है। अब हम लोग भूल जाते हैं कि इसके ऑर्बिट जो होता है ना वो एलिप्टिकल होता है। इसको बस याद रखना है, इसको केपलर तक ही सीमित रखना है। स्टडी करने के लिए ना हम ये सब भूल इग्नोर कर देते हैं कि प्लैनेट्स का ऑर्बिट एलिप्टिकल होता है, ठीक है। अब हम स्टडी क्या करेंगे, सर्कुलर मान करके चलेंगे। चलो अब आओ, प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेटरी मोशन। चलो देखो, ये प्लैनेट है हमारा, ठीक है। इस प्लैनेट में कहीं पे अर्थ रहा होगा, दिस इज अर्थ, और कहीं पे एक सन रहा होगा, यहाँ पे क्या है, सन। अर्थ लिखने के बजाय प्लेनेट पे बात करते हैं ना हम लोग, सीधा प्लेनेट पे बात करते हैं। मैं अर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लेनेट जनरलाइज, बिल्कुल जनरल, सारे प्लेनेट्स पे ये लागू होगा, एप्लीकेबल होगा। लाइक सन, मार्स, यूरेनस, जितने हैं, यूरेनस, वेनस, मर्क्यूरी, सब पे ये एप्लीकेबल होगा। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा होगा भाई, बताना। इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स अप्लाई करेगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स का, सेंटीमीटर फोर्स। या ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, जो सेंटीपिटल कोई फोर्स नहीं होता है नेहा। अगर आप कंफ्यूज करो, सेंटीपिटल कोई फोर्स नहीं होता है, बिल्कुल गलत आपने जवाब दिया है। सेंटीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं होता है। सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को हम सेंटीपिटल फोर्स बोलते हैं, सेंटीपिटल फोर्स हमारा कोई फोर्स नहीं होता है, यस सर। ठीक है। तो वो गलत कॉन्सेप्ट है, ये सब जो आप अभी बता रही हैं बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान रखना। सेंटीपिटल फोर्स हमारा कोई फोर्स नहीं होता है। सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को हम सेंटीपिटल बोल देते हैं। जैसे अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, राइटवर्ड फोर्स, लेफ्टवर्ड। क्या अपवर्ड फोर्स कोई फोर्स होता है क्या, ग्रेविटी, अगर मैं पेन को छोड़ता हूं तो इस पेन पे एक डाउनवर्ड फोर्स लगा, तो मैं पूछूंगा कि भाई बताओ इस पे कौन सा फोर्स लगा, तो आप बोलोगे डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, ये कोई फोर्स नहीं है ना, ये तो आप डायरेक्शन के साथ उसको आप बस बता दे रहे हो कि हाँ इस पे एक डाउनवर्ड फोर्स लगा था जिसकी वजह से नीचे चला गया, ठीक है। तो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स जो होता है इसको हम लोग सेंटीपिटल फोर्स बोलते हैं, सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्सेस को सेंटीपिटल बोलते हैं। बट सेंटीपिटल फोर्स यस हमारा सर। कोई फोर्स नहीं होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में फोर्स कौन सा लगेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इसका मास m है और इसका मास अगर स्मॉल m है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, विच इज इक्वल्स टू जी m स्मॉल m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये आर का वैल्यू बता सकते हो क्या, बताओ ये आर का वैल्यू क्या होगा, नेहा बताओ, ये आर क्या होना सर चाहिए। 64,000। गलत, फिर से गलत आप बता रहे हो। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था आर क्या होता है, फिर आप गलत कर रहे हो।
ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर सेंट्रल फोर्सेज ना, याद आया ना Yes, अभी? sir. तो अब बताओ आर क्या Yes, होता है, आर क्या होगा बताओ? sir. Sir, A. हाँ ए, एग्जैक्टली ए। तो ये ए क्या होगा बताओ, इसमें से देख के बताओ क्या होगा ए। एक तो ये आर जो होगा ना वो Sir, तीन, हाँ बोलो। सर सन के रेडियस और प्लैनेट के रेडियस के बीच का डिस्टेंस। सन के रेडियस, सन का पहले तो आप रेडियस ऑफ सन लोगे, ये जो आर जो होगा ना वो रेडियस ऑफ सन होगा, रेडियस ऑफ सन आप लोगे, प्लस रेडियस ऑफ प्लेनेट आप लोगे, यस सर। ठीक है, और प्लस डिस्टेंस बिटवीन द सरफेसेस, यस सर। डिस्टेंस बिटवीन द सरफेसेस, सरफेसेस। हाँ भाई आसिफ, आपका नाम मैं भूल गया, क्या नाम था मुझे याद नहीं है। सर साहिल। हाँ साहिल, साहिल समझ में आ रहा है साहिल, ये आर क्या होता है, ये आर क्या होता है? हाँ सर, ये आपने बताया था ना ए के वर्म की, इसकी हाँ बाउंड सेंटर टू सरफेस सेंटर, और या सेंटर टू सेंटर ना, सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो अभी यस सर। जो नेहा जो बता रही है 64, वो भी 64,000 बता रही है, वो तो वो भी वैसे भी वो गलत बता रही थी। 6400 किलोमीटर होता है रेडियस ऑफ अर्थ, आपने 1000 बोला था, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये आपको नहीं बताना, ये आंसर नहीं है, ये आर जो है ना वो ये वाला आर नहीं है, ये आर सन का सेंटर जो होगा ना, सन का कुछ सेंटर, दिस इज अ सन ना, ये सन है, और यहाँ पे कोई एक अर्थ, कोई भी प्लेनेट यहाँ पे रहा होगा, तो सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस होता है, दिस इज आर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको याद रखना है। इस आर में क्या क्या शामिल हो गया, आपको तीन चीजें दिख रही होंगी इस आर में, देखो तो इस आर में तीन चीजें दिख रही होंगी, एक तो ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है, फिर आपको एक ये दिख रहा होगा, ठीक है, फिर आपको ये दिख रहा होगा, तीन पॉइंट्स मिल करके जो है ना ये आर बनाता है। समझ में आया? ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर सेंट्रल फोर्सेज, सेंटर टू सेंटर एक्ट होता है ये, ठीक यस है। सर। ठीक है साहिल, आर्यन समझ में आ रहा है? आर्यन मैं जो बता रहा हूँ, आर्यन मैं बता रहा हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्सेज जो होते हैं ना वो सेंट्रल फोर्सेज होते हैं, ठीक है, सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना होता है, दैट इज आर। इस फोर्स में आर जो होता है ना वो सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो मैं प्लेनेटरी मोशन निकाल रहा था। अब आपको ये पता है कि कोई भी प्लेनेट जो होता है ना, कोई प्लेनेट अगर सर्कल में रोटेट कर रहा है, ये प्लेनेट है ना मेरा, और ये मेरा सन है, दिस इज सन, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने कितना माना हुआ है, आर मैंने माना हुआ है, आर, ठीक है। अब अगर ये आर है, तो अगर ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, इसका इसका वेलोसिटी v है, इसका रेडियस r है, सन का मास m है, इसका मास स्मॉल m में मान लेता हूँ, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स जो आ गया वो आया g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ ये फोर्स किसके बराबर होगा? कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा होता है तो उसका उस पर लगने वाला फोर्स जो सेंटर की तरफ होता है, उसका नेट फोर्स जो होता है वो सेंटर की तरफ होता है। ये फोर्स किसके बराबर होता है? mv स्क्वायर बाई आर के बराबर होता है क्या? mv स्क्वायर बाई आर, पता है ना भाई? यस सर। ये सब सर्कुलर मोशन में आप पढ़ के आ रहे होगे। ये m कौन सा लूं मैं, ये बताओ, ये m मैं सन का लूं या फिर ये m मैं प्लेनेट का लूं, बताओ कौन? सर सन का। सन का, सन मूव कर रहा है क्या? सन चारों तरफ मूव कर रहा है कि मैं सन का लूंगा? सन नहीं मूव सर, कर प्लेनेट रहा है, का। प्लेनेट का लेंगे ना नेहा, आप लोग बच्चा वाला बात कर रहे हो भाई। एम बी स्क्वायर बाई आर, देखो तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है भाई, यहाँ से ये आर कैंसिल हो गया, ये एम और ये एम कैंसिल हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बचा, यहाँ से v की वैल्यू आ गई अंडर रूट जी एम बाई आर, दिस इज अ वेलोसिटी। किसी भी प्लेनेट का वेलोसिटी ये होता है, इस प्लेनेट इस वेलोसिटी से हम लोग जो है ना, ये जो हमारा अर्थ है ना, वो सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है इस वेलोसिटी के साथ, ठीक है। समझ में आया सर ये जो वेलोसिटी? mv स्क्वायर बाय आर है यार, जो आपने बताया सेंटर ये टू सेंटर हाँ हाँ डिस्टेंस बिल्कुल वही है। बिल्कुल, तभी तो मैंने कैंसिल किया ना, तभी तो मैंने कैंसिल किया ना, ठीक यस। है सेम है। तो ये वेलोसिटी कितना आ गया, जीएम बाई आर आ गया। ये प्लेनेट का, कोई भी किसी भी प्लेनेट का ये वेलोसिटी होता है। लाइक हमारा सन, हमारा अर्थ भी जो है ना वो भी तो सन के चारों ओर घूम रहा है, तो सन का जो अर्थ का वेलोसिटी है ना वो ये वाला वेलोसिटी होता है जीएम बाई आर, ठीक है। आगे बढ़े, कोई डाउट है? ये तो बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट था। क्या था? जो भी फोर्स आता है, जो भी फोर्स लग रहा होता है, वो फोर्स एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर होता है। एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर कब होता है? जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है तो, ठीक है। तो ये सब आप सर्कुलर मोशन में आप पढ़ के आए होंगे, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आपने एक पढ़ा होगा, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आपने पढ़ा होगा वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सर्कुलर मोशन में मूव करने वाला किसी भी पार्टिकल का एक्सीलरेशन वी स्क्वायर बाई आर होता है। वी स्क्वायर बाई आर में अगर आप मास से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये फोर्स बन जाता है, यही फोर्स यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, मास इंटू एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन है आपका,
एक्सेलरेशन में मैंने मास से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरा फोर्स आ गया। तो कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में रोटेट करता है ना, तो उस पे लगने वाला जो फोर्स सेंटर की तरफ होता है उसका एक्सेलरेशन v² होता है। इसमें अगर आप m से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये फोर्स बन जाता है, और यही फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर कर देते हैं, तो ये मेरा वेलोसिटी मिल जाता है, किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी। ठीक है, तो ये याद रखो। अभी मैं आगे ढेर सारे फॉर्मूले में डिराइव करने वाला हूँ। ठीक है, अभी मैं फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूँ। चलो टाइम पीरियड निकाले। क्या अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है भाई? अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है अबाउट सन के अबाउट कितना टाइम पीरियड होता है अर्थ का? बताओ भाई, पंकज, वैष्णवी बताओ। वैष्णवी बताओ, अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है सन के अबाउट सन? सर 1.4। टाइम पीरियड 1/1.4 कैसे, मतलब क्या लॉजिक है इसका? बताओ पंकज, आर्यन, साहिल बताओ, अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है अबाउट सन? सर शायद 365 डेज। या 365 डेज होता है ना। अर्थ जो है वो सन का एक चक्कर कितने दिन में कंप्लीट करता है? 365 डेज में कंप्लीट करता है। समझ में आया नेहा, पंकज, वैष्णवी, समझ में आ रहा है? अर्थ का टाइम पीरियड अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो 365 डेज होता है। तो अभी मैं इसको 365 डेज प्रूफ कर सकते हैं ना, अभी हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, देखो टाइम पीरियड क्या होता है भाई, हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? टी बराबर 2πr/v होता है ना। दिस इज द फॉर्मूला, टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला होता है 2πr/v। चलो यहाँ से v का वेलोसिटी, v हमको पता है ना, v हमें पता चल चुका है भाई, 2πr/v। v का वैल्यू अभी जस्ट हमको पता चला है gm/r। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, देखना तो, 2πr तो यहाँ पे रहने ही दो, यहाँ पे r डिवाइडेड बाई gm। मैं इस r को अगर रूट के अंदर ले जाऊंगा तो ये r अंदर जाएगा, तो कैसे जाता है भाई बताओ? रूट के अंदर अगर किसी को मैं ले जाता हूँ तो वो स्क्वायर बन के जाता है ना। यस सर। 2πr², और यहाँ पहले से एक r मौजूद था, डिवाइडेड बाई gm। ये कितना हो गया? 2πr³ दिस इज द टाइम पीरियड। t बराबर 2πr² डिवाइडेड बाई gm। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं तो क्या आता है भाई? स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में बोल रहा हूँ कि आप इसको स्क्वायर कर दो, करो, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? t² बराबर 4π² इंटू r³/gm। ये लिख सकता हूँ क्या, देखो और बताओ तो। यस सर। ठीक है, चलो आ जाओ। t² बराबर 4π² r³/gm मैं लिख सकता हूँ ना, यही था ना। ये आपको कांस्टेंट दिख रहा है क्या? ये पूरा टर्म आपको कांस्टेंट दिख रहा होगा। यस सर। ठीक है, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या, t² इज प्रोपोर्शनल टू a³। बताओ ये क्या है? यस ये क्या है? t² इज प्रोपोर्शनल टू r³। ये क्या है भाई? केपलर का थर्ड लॉ यही था क्या? यस सर। यस सर। केपलर का थर्ड लॉ है, दिस इज केपलर्स थर्ड लॉ। तो ये न्यूटन के फॉर्मूले से आप इसको प्रूफ कर सकते हो। सर लॉ ऑफ पीरियड। या दिस इज केपलर्स थर्ड लॉ, लॉ ऑफ पीरियड। ठीक है, चलो, तो यहाँ से आप अब टाइम पीरियड निकाल सकते हो, अर्थ का टाइम पीरियड भी आप निकाल सकते हो। t² बराबर 4π² gm इंटू r³। ठीक है, तो ये आप अर्थ का पीरियड आप निकाल सकते हो। टाइम पीरियड क्या करोगे, g का वैल्यू पुट करोगे 6.67 × 10⁻11। इसका अर्थ का आप मास पुट करोगे r, ये r क्या पुट करोगे? r कौन सा होगा यहाँ पे? r क्या होगा? रेडियस ऑफ सन। देखो इसमें क्या क्या आएगा, r का रेडियस ऑफ सन आएगा, क्योंकि अर्थ जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है ना। तो अर्थ का सेंटर जहां कहीं भी होगा, वहां से सन का सेंटर जहां कहीं भी होगा वहां तक का मुझे दूरी चाहिए। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स यार सेंट्रल फोर्स है, सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस चाहिए होता है। अर्थ जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो सन का सेंटर हम पकड़ेंगे और अर्थ का सेंटर हम पकड़ेंगे, वहां से वहां तक का डिस्टेंस मुझे चाहिए होता है। तो इस आर के जगह पे आप अर्थ का रेडियस मत पुट कर देना 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर मत पुट कर देना, वो गलत आंसर है। यहाँ आर क्या है मैं वो समझाना चाह रहा हूँ। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सन टू द सेंटर ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर सेंट्रल फोर्सेज। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना वो सेंट्रल फोर्स होता है, सेंटर टू सेंटर हम लेते हैं डिस्टेंस। तो ये आर जो होगा ना, ये आर क्या होगा? रेडियस ऑफ सन प्लस रेडियस ऑफ अर्थ, पहले दोनों का रेडियस ऐड करना, अर्थ प्लस डिस्टेंस बिटवीन द सर्फेसेस, दोनों के सर्फेस का डिस्टेंस ले लेना।
डिस्टेंस बिटवीन दी सर्फेसेस। ठीक है, 3 चीज लेना है। कैसे इसको आप कैलकुलेट करोगे फिर से आप देख लो, मैं एक बार और दिखा देता हूं। ये सपोज करो कि सन है, ये सपोज करो कि यहाँ पे अर्थ है। ठीक है, तो यहां से मेरे को डिस्टेंस जो चाहिए ना, वो कौन सा डिस्टेंस चाहिए वो समझो पहले। मुझे जो डिस्टेंस चाहिए ना, वो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस चाहिए। दिस इज आर, ये आर है। ये आर कितने हिस्सों से मिलकर बना हुआ है भाई? ये आर 3 हिस्सों से मिलकर बना हुआ है ना। ये पहला एक ये रहेगा, इसको आपको कैलकुलेट करना है। दूसरा हिस्सा ये रहेगा, ठीक है, और तीसरा हिस्सा ये रहेगा। ये 3 हिस्से को जब आप कैलकुलेट करोगे तब आपको ये आर मिलता है। इस आर का वैल्यू जब आप पुट करोगे तो टी की वैल्यू जो है ना, यहां से आती है टी बराबर 365 डेज, अर्थ का टाइम पीरियड। ठीक है भाई, समझ में आया? आर्यन बताओ, पंकज, वैष्णवी। सौरभ, ये दोनों तो हम ये दोनों तो सौरभ हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। संडे को जो क्लास होने वाली है ना सौरभ, संडे के क्लास में ना हम इसको करेंगे। संडे रोटेशन हम पढ़ाने वाले हैं संडे को सौरभ, तो संडे तक वेट कर लो। और अगर बोलोगे तो बोलो, नहीं तो 5 मिनट रिवाइज करवा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, संडे को वो पूरा रोटेशन फिर से आपका रिवाइज तो करवाना ही है। ठीक है, चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आया भैया, टी बराबर 365 डेज आ गया। दिस इज द टाइम पीरियड। चलो, टाइम पीरियड के बाद हम सर दूसरा मेरा नहीं। एक क्वेश्चन है। हाँ वैष्णवी बोलो। सर लॉ ऑफ मोशन का चैप्टर 5 से मैं आपको शो करूं एग्जांपल ऑफ 5.11। एग्जाम्पल ऑफ 5.11 किस बुक का? एनसीईआरटी बुक का बात कर रहे हो आप? यस सर। ओके, तो ऐसा करो ना वैष्णवी, आप आपको सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए क्या? मैं आपको सॉल्यूशन व्हाट्सएप भेज देता हूँ, और या तो फिर अभी मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो काफी। नहीं सर, सॉल्यूशन तो बुक में भी दिया रखा है लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ओके ओके, बताओ तो फिर क्या। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैं 9 पॉइंट, लेकिन थोड़ा देर रुकोगे क्या आप वैष्णवी, क्या आप निकलोगे? आपको नहीं सर, रुकूंगा मैं, कोई बात नहीं। रुकोगी? रुकोगी तो रुको ना, थोड़ा देर रुको, बस कुछ आगे बढ़ जाते हैं। सबको मैंने बैठा लिया है ग्रेविटेशन पढ़ाने के लिए, तो बस ठीक है सर। 15-20 मिनट, आधा घंटा रुक जाओ, फिर मैं आपको डाउट्स ले लूंगा, आप पे कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो ओके आ सर। जाओ। तो मैं क्या बता रहा था भाई, हाँ, ये टाइम पीरियड मैंने निकाल दिया। अब मैं निकालने जा रहा हूँ एनर्जी, निकालने जा रहा हूँ ना, अब मैं एनर्जी निकालने जा रहा हूँ। एनर्जी, चलो भाई, एनर्जी क्या होता है? सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो आप। अगर आपको वेलोसिटी पता चल गई किसी भी प्लेनेट का, अगर आपको वेलोसिटी पता चल चुका है तो आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप 1/2 जी एम एम बाई आर, दिस इज अ रेडियस, इसका काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो आप। यहाँ से आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। किसी भी दो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको कल बताया था। किसी भी दो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, सपोज करो कि ये मास m है, ये मास कैपिटल M है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r है, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होता है ना, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी हमेशा निगेटिव होता है। माइनस ऑफ जी कैपिटल M स्मॉल m बाई आर। ठीक है, इस तरह से आप टोटल एनर्जी भी आप निकाल सकते हो। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल एनर्जी निकल जाता है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करोगे तो आपको टोटल एनर्जी मिलेगा। इसकी वैल्यू होती है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r। ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल, इस पे फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। मेरे पास अभी कुछ सवाल भी है, मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये तीनों काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले हो गए। इसके बाद आता है हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। पढ़े हो क्या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? बताओ भाई, Yes, sir. जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होता है? कोई बताएगा? बताओ, कोई बता सकता है? पंकज, आर्यन, आसिफ, साहिल, सौरभ, बताओ व्हाट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स होते हैं जो हमें वेदर के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, वेदर या फिर टेलीकम्युनिकेशन के लिए। हम ये चाहते हैं कि इंडिया के ऊपर जो है ना कोई एक सैटेलाइट बना रहा है हमेशा। हम ये चाहते हैं कि इंडिया के ऊपर जो है ना, ये हमारा ग्लोब है ना, ग्लोब अगर आपने देखा होगा अर्थ, तो ये ग्लोब है। ग्लोब में कहीं भी आपको एक इंडिया दिख जाएगा। इस हम चाहते हैं कि इंडिया के ऊपर जो है ना हमेशा एक सैटेलाइट बना रहा है। तो हम कुछ ऐसा तिक्रम भिड़ाना चाहते हैं कि भाई क्या करें कि जो है ना वो हमेशा सैटेलाइट, क्योंकि अर्थ तो अपने एक्सिस के, अर्थ के पास 2 रोटेशन होता है ना। आपको पता है अर्थ के पास 2 रोटेशन होता है। एक तो वो अर्थ जो होता है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा होता है, जिसको रिवॉल्व करने में 365 दिन लेता है। अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करने में 365 दिन लेता है, लेकिन उसके साथ साथ अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अबाउट भी रोटेट करता रहता है। अर्थ के पास 2 रोटेशन होता है। अर्थ पहले तो सन के अबाउट चारों तरफ रोटेट करता रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगर ये चारों तरफ रोटेट कर रहा है सन के अबाउट, वो तो ठीक है। उसके साथ साथ अर्थ अपने एक्सिस पर भी रोटेट कर रहा है, सन के चारों ओर भी रोटेट कर रहा है और अपने एक्सिस पर भी रोटेट करता हुआ जाता है। तो अर्थ के पास 2 रोटेशन होता है।
तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं जो हम ये चाहते हैं कि अगर वो इंडिया के ऊपर ही बना रहे हमेशा 24 घंटे 365 दिन इंडिया के ऊपर ही बना रहा है, लेकिन अर्थ तो घूम जाएगा। अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अगर अर्थ का ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये एक्सिस है, तो अर्थ तो भाई अभी अर्थ यहाँ है, अगले मिनट अर्थ थोड़ा सा हल्का सा स्पिन कर जाएगा, फिर अगला हल्का सा स्पिन कर जाएगा, फिर हल्का सा स्पिन कर जाएगा। तो मैंने सेटेलाइट पहले तो मैंने लगाया था इंडिया के ऊपर, मैंने ये अगर अर्थ था, ये इंडिया है, तो इंडिया के ऊपर मैंने यहाँ पे सेटेलाइट लगा दिया और मैं सारा इन्फॉर्मेशन सेटेलाइट से मैं ले रहा हूँ, वेदर का इन्फॉर्मेशन, टेलीकम्युनिकेशन का सारा इन्फॉर्मेशन मैं इस सेटेलाइट से ले रहा हूँ। लेकिन अर्थ जो है ना वो स्पिन कर गया और मेरा सेटेलाइट तो यहाँ पे था, ठीक है। तो इंडिया तो भागता जा रहा है 24, अब इंडिया दोबारा इस पोजीशन पे कब आएगा? 24 घंटे बाद आएगा भाई, क्योंकि एक अपने एक्सिस पे इसको पूरा दिन रात होने में 24 घंटे लगते हैं ना। अर्थ के पास 2 रोटेशन होता है, समझो इस चीज को। एक अर्थ जो है ना वो सन के चारों रोटेट कर रहा है और दूसरा अर्थ अपने एक्सिस पे ही रोटेट करता रहता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अबाउट, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि भाई ये प्लेनेट हमेशा इंडिया के ऊपर बना रहे, लेकिन मैंने पहले तो छोड़ दिया, मैंने यहाँ पे रख दिया कि हाँ भी चलो ये इंडिया में बना रहेगा, लेकिन अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट जो रोटेट कर रहा है उसकी वजह से ये रोटेट मूव कर जाएगा। मेरा सेटेलाइट यहाँ था, इंडिया तो आगे भाग गया, ठीक है। अब दोबारा इंडिया कब यहाँ पे आएगा? सेटेलाइट के पास कब आएगा? 24 घंटे बाद ही तो अब वो आएगा, क्योंकि उसको 24 घंटे लग जाते हैं पूरा का पूरा दिन रात बनाने में, तो एक 24 घंटे बाद फिर यहाँ आएगा, ठीक है। तो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट क्या करता है ना, हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं कि अगर अर्थ जो है, अगर अर्थ हल्का सा स्पिन किया ना, तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि मेरा जो सेटेलाइट है ना ये भी हल्का सा मूव कर जाए, ठीक है। अर्थ और मूव किया तो ये सेटेलाइट जो इंडिया के ऊपर मैंने छोड़ रखा था वो फिर से इंडिया अगर इंडिया थोड़ा सा हल्का मूव किया, यहाँ पे इंडिया पहुंच गया, तो सेटेलाइट भी मेरा यहाँ पे पहुंच जाए। इंडिया और मूव करेगा, दोपहर में 12 बजे इंडिया और ज्यादा मूव करेगा, तो दोपहर के 12 बजे तक ये सेटेलाइट भी वहां पे चला जाए। कुछ ऐसा तिक्रम हम भिड़ाना चाहते हैं। इंडिया रात को 12 बजे इस तरफ चला आया, ठीक है, अंधेरा हो गया ना, रात हो जाता है, रात को 12 बजे अंधेरा हो गया, तो हम क्या करेंगे, सेटेलाइट यहाँ पे था, इसको सेटेलाइट को कुछ यहाँ पर ले आए, कुछ ऐसा तिक्रम हम भिड़ाना चाहते हैं। दिस इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी। अर्थ के फ्रेम में, इंडिया के फ्रेम में वो सेटेलाइट हमेशा मेरे ऊपर ही रहेगा, स्टेशनरी फील करेंगे हम, हमेशा उस सेटेलाइट को देख रहे हैं, हाँ भाई वो मेरे पास है, लेकिन होता एक्चुअल में तो अर्थ रोटेट कर रहा है ना अपने एक्सिस के अबाउट। तो आज सुबह में 12 बजे यहाँ पे है, तो रात के 12 बजे अर्थ इंडिया जो है ना वो इस तरफ चलाएगा, सेटेलाइट पता चला कि यहीं पे है, तो हम कुछ ऐसा तिक्रम भी आते हैं कि सेटेलाइट भी रात को 12 बजे यहाँ पे पहुंच जाए, ताकि ये सेटेलाइट हमेशा इंडिया के ऊपर बना रहे, हमेशा दिल्ली के ऊपर बना रहे, ठीक है। तो इसका तिक्रम भिड़ाने के लिए हम क्या करते हैं, अर्थ का टाइम पीरियड मुझे पता होता है, T बराबर 24 आवर्स पता है। अर्थ का 2 टाइम पीरियड होता है, अब कंफ्यूज मत कर देना, मैंने अभी बताया था 365 डेज, तो ये 365 डेज वाला जो होता है ना, ये अबाउट सन होता है, सन का चक्कर, एक चक्कर सन का 365 दिन में लगाता है अर्थ। 24 घंटा क्या है, ये डे नाइट वाला है ना, ये डे और नाइट वाला है, डे नाइट 24 घंटा जो रोटेट करता है ना, इसके कारण दिन और रात होता है। सन का, अर्थ का अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करना दिन और रात बनाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, अबाउट इट्स एक्सिस, अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ओन एक्सिस, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला एक्सिस होता है ना, उसके बाद जब ये रोटेट कर रहा होता है ना, तो ये दिन और रात बनाता है, ठीक है। तो 24 घंटे के, तो हम क्या चाहते हैं, सेटेलाइट को अगर हम चाहते हैं कि भाई वो इंडिया पे हमेशा बना रहे, तो हम चाहें कि भाई सेटेलाइट का भी जो टाइम पीरियड है वो 24 घंटा ही हो जाए। तो सेटेलाइट को कुछ ऐसे आपको प्रोजेक्ट करना होता है आउटर स्पेस में, अर्थ के ऑर्बिट में कुछ ऐसे आपको प्रोजेक्ट करना होता है कि भाई 24 घंटे में वो भी अपना एक चक्कर लगा ले। तो यही कॉन्सेप्ट होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का। इंडिया के रिस्पेक्ट में वो सैटेलाइट हमेशा रेस्ट में रहेगा, इंडिया के रिस्पेक्ट में, दिल्ली के रिस्पेक्ट में। जब भी हम दिल्ली से देखेंगे, हम रात को ही 12 बजे देखेंगे, तो वो सैटेलाइट मेरा वहीं पे मुझे मिलेगा, क्योंकि दिल्ली अगर घूमा ना, दिल्ली अगर आधा दूरी अपने एक्सिस के अबाउट अगर आधा घूम गया दिल्ली, तो उस सैटेलाइट की टाइम पीरियड हम कुछ ऐसा बना करके उसको वहाँ भेजे हुए हैं ना, कि वो भी रात को 12 बजे घूम करके दिल्ली के ऊपर ही रहेगा एनी टाइम, कभी भी जब हम तो दैट्स व्हाई कॉल्ड ये स्टेशनरी। ये जो स्टेशनरी वर्ड है ना, ये इसीलिए यूज किया गया था, क्योंकि हमेशा मुझे तो वो दिखेगा, ठीक है, मुझे तो वो स्टेशनरी ही दिखे, मुझे हमेशा लगेगा कि हाँ भाई वो इंडिया के ऊपर ही है। तो यहाँ पे सिंपल सा इसका फॉर्मूला, तो डिस्टेंस आपसे पूछा जाता है कि वो डिस्टेंस बताओ, कि मैं एज एक बताओ कि कहाँ पे मैं उस सैटेलाइट को ले जाकर के छोड़ दूं, कि वो हमेशा किस डिस्टेंस पे जाकर के छोड़ दूं कि वो हमेशा अर्थ के ऊपर बना रहता है। तो आप इसको भी निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है T² बराबर 4 पाई स्क्वायर ओवर GM इंटू A³, यही होता है। सेम फॉर्मूला यहाँ भी होता है, जो फॉर्मूला अभी जस्ट आपने प्लेनेट और सन सिस्टम के लिए निकाला है ना, ये सारा फॉर्मूला प्लेनेट सन सिस्टम के लिए निकाल रहे हो, लेकिन ये अर्थ और सैटेलाइट सिस्टम पे भी एप्लीकेबल होता है, सेम फॉर्मूला। किसी भी सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करने का फॉर्मूला यही होता है, इस फॉर्मूले से सैटेलाइट प्रोजेक्ट किए जाते हैं।
अर्थ के ऑर्बिट में। यहाँ से ए का जो वैल्यू आता है ना वो 36,000 किलोमीटर आता है। ठीक है, तो इतनी ऊंचाई पे अगर आप लेकर के जाओगे ना तो सैटेलाइट जो है ना हमेशा आपको दिल्ली पे ही दिखेगा, ऑलवेज दिल्ली के ऊपर वो बना हुआ रहता है। सारा इन्फॉर्मेशन गैदर करता है वो, लाइक कम्युनिकेशन का इन्फॉर्मेशन हो या फिर वेदर फोरकास्ट का इन्फॉर्मेशन हो, कलेक्ट करके आपको वो भेजता है। दिस इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। चलो इसके बाद एक और टॉपिक आपका एस्केप वेलोसिटी का रह गया। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी, बताओ भाई एस्केप वेलोसिटी क्या है, कोई बता सकता है? एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता होगा, √2gm/r, 2gm/r, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2g/r, ये भी फॉर्मूला होता है। क्यों? क्योंकि gm/r², इसको आप क्या बोलते हो भाई बताओ, ये क्या होता है? व्हाट इज दिस gm/r² क्या होता है बताओ, किसी को पता है? पंकज, वैष्णवी, व्हाट इज दिस gm/r² क्या होता है? ये g के बराबर होता है क्या? 9.8 Yes, sir. 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले से आप इस फॉर्मूले तक कैसे पहुंचते हो, ये देखो, 2gm/r, ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये आपका आ गया 2gm/r²। ठीक है, ये gm/r², g हो जाता है 2gr। ठीक है, तो यहाँ से आप यहाँ फॉर्मूले पे भी आ सकते हो। दिस इज द एस्केप वेलोसिटी। ये वो मिनिमम वेलोसिटी होता है, ये वो मिनिमम वेलोसिटी होता है जो आप अगर किसी भी पार्टिकल को आप देते हो ना, किसी भी पार्टिकल को, लाइक इस मोबाइल को अगर आप दे देते हो इतनी वेलोसिटी, दिस इज 11.6 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर आप में इतनी ताकत है कि आप इस मोबाइल को एक सेकंड में 11 किलोमीटर फेंकने की ताकत है आप में, एक सेकंड में ये 11 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर ये ट्रेवल कर लेगा ना, तो ये अर्थ के ग्रेविटी से बाहर चला जाता है हमेशा के लिए, लौट के नहीं आएगा ना, पृथ्वी पर ये लौट के नहीं आएगा अगर इसको आप 11.6 किलोमीटर पर सेकंड से फेंक दे। तो इसकी खासियत क्या है भाई, इस फॉर्मूले में ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है ना। इसमें कहीं मास का टर्म आपको दिख रहा है क्या? इसमें कहीं मास दिख रहा है? ये जो मास है ये अर्थ का मास है ना, ये प्लेनेट का मास होता है, ऑब्जेक्ट का मास नहीं है ना। इसमें कहीं भी आपको ऑब्जेक्ट का मास नहीं दिख रहा होगा। No, no, sir. ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, यानी कि या तो आप इस मोबाइल को आप 11.6 किलोमीटर पर सेकंड से फेंक लो, या तो फिर आप एक हाथी को फेंक दो। एक हाथी, एक जो है ना गैंडा, मगरमच्छ, जो भी आप उस वेट, उतने भारी वजन को भी अगर आप 11.6 से फेंकते हो, और या तो फिर आप इस मोबाइल को 11.6 से अगर आप थ्रो करते हो, तो ये अर्थ पे लौट के वापस कभी नहीं आता है। ये अर्थ के ग्रेविटी से हमेशा के लिए बाहर चला जाता है, ये लौट के फिर अर्थ पे कभी नहीं आ पाएगा। तो दिस इज द इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट के मास से ये इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल भी होता है ना, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल भी होता है। कोई एंगल दिख रहा है क्या इस फॉर्मूले में? कहीं भी आपको थीटा वगैरह का टर्म दिख रहा है क्या, कि पता चला कि इसको मैं थोड़ा सा एंगल जो है ना, मतलब इस एंगल से फेंकूं, या फिर स्ट्रेट ना फेंक करके अगर मैं इस एंगल से फेंक रहा हूं तो, इस एंगल से फेंक रहा हूं तो, नहीं, आप किसी भी एंगल से फेंक सकते हो। 11.6 अगर आप फेंक रहे हो तो ये अर्थ पे नहीं आता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल से भी इसको मतलब नहीं होता है। ये सब का क्वेश्चन है, ये जेई पिछले प्रीवियस ईयर्स में सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, कुछ क्वेश्चंस कर ले या फिर छोड़ दे, बताओ। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं, बोलो। कुछ जेई के क्वेश्चंस हैं सर या करवा फिर दीजिए। करोगे आप लोग? नेहा करे? Yes, sir. आ जाओ देखते हैं, थोड़ा देखते हैं। जब आप बोर हो जाओगे तो बता देना, मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, ये देखो ये क्या कर रहा है। हाँ, ये देखो, ये केपलर का जो सेकंड लॉ था ना, केपलर का जो सेकंड लॉ था, लॉ ऑफ एरिया वाला जो लॉ है ना, उसका ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, बहुत ही अच्छा। ये जेई मेंस में इसको पूछा गया है, जेई मेंस का ही सवाल है। अ सैटेलाइट इज इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड प्लेनेट पी, किसी प्लेनेट, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है। ठीक है, यहाँ पे दो फोकस होते हैं ना, एलिप्स के दो फोकस होते हैं, F1 F2। ठीक है, तो अ सैटेलाइट इज एन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड अ प्लेनेट पी, कहीं भी कोई एक सैटेलाइट, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे एक सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट, प्लेनेट मान लो कि इस फोकस पे, सपोज कर लो कि इस फोकस पे मेरा प्लेनेट है। It is observed that the velocity of the satellite when it is the farthest from the planet is 6 times less than when it is closest of the planet। क्वेश्चन क्या कर रहा है ये समझो। ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, केपलर के सेकंड लॉ का बेहतरीन एप्लीकेशन है। जब प्लेनेट
जब सैटेलाइट जो था ना वो इस प्लेनेट से बहुत दूर था, सबसे ज्यादा दूर। सबसे ज्यादा दूर कब पॉसिबल होगा भाई? जब वो यहाँ पे होगा। जब यहाँ पे था तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी मान लो कि, और ये वेलोसिटी मैंने अभी आपको बताया था ना, केप्लर्स का सेकंड लॉ में मैंने आपको बताया था, जब कोई भी प्लेनेट, या सन सन प्लेनेट का सिस्टम जो मैंने आपको बताया था, अगर वो प्लेनेट सन से सबसे ज्यादा दूर रहता है तो उसकी वेलोसिटी सबसे कम होती है। और अगर वो प्लेनेट कुछ यहाँ पे रहेगा ना, यहाँ पे अगर वो रहा होगा प्लेनेट, सन अगर मान लो कि यहाँ पे सन है, यहाँ पे प्लेनेट है, और एक केस में प्लेनेट यहाँ पे है, तो यहाँ पे जब प्लेनेट रहेगा ना तो इसका वेलोसिटी सबसे कम होगा, ठीक है। और जब प्लेनेट यहाँ पे रहेगा तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो सबसे ज्यादा होगा। कन्विंस हो भाई मेरी इस बात से? बताओ, यहाँ जो वेलोसिटी होगा ना ये मैक्सिमम होगा, यस और सर। यहाँ जो वेलोसिटी है ना वो वाला वेलोसिटी मिनिमम होगा। बताओ, किसी को डाउट है तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। बोलो, ये एग्री कर रहे हो क्या ये बात? जब जब कोई भी प्लेनेट, हाँ कोई भी प्लेनेट जब सन के करीब से गुजरता है ना, ये देखो, ये मान लो कि यहाँ पे सन है ना, यहाँ पे सन है, और कोई भी प्लेनेट मान लो अर्थ, अर्थ गुजर रहा है ना, ध्यान से समझो। जब अर्थ इसके नजदीक जाता है, जैसे जैसे इसके नजदीक, जैसे जैसे इसकी तरफ बढ़ना शुरू करता है ना अर्थ, जैसे जैसे इसकी तरफ बढ़ेगा ना, वैसे इसका स्पीड जो है ना वो बढ़ता जाता है। ये अपना स्पीड बढ़ा देगा, ये अपना स्पीड। अब यहाँ तक जो है ना ये स्पीड ज्यादा फील करेगा। इसके बाद जब ये बढ़ना शुरू करता है ना अर्थ, तो इसका स्पीड घटता जाता है, क्योंकि ये सन से दूर चलता जाता है। जैसे जितना दूर ये रहेगा उतना स्पीड इसका कम रहेगा, ये जितना नजदीक रहेगा उतना ज्यादा इसका स्पीड ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स जो होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही बताता है ना। न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बताता है ना, जो ऑब्जेक्ट जितना दूर है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे दूर हो गया ना, अर्थ अगर यहाँ पे है तो सन से दूर है, तो इस पे लगने वाला फोर्स कम हो गया। अगर फोर्स कम हो गया तो इस पे लगने, हाँ बोलो। सर ये न्यूटन का कौन सा लॉ है? ये न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। एफ इज प्रोपोर्शनल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, मैं वहां से बता रहा हूँ। यस एफ सर। इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2, ये पहला था। दूसरे में कहा था न्यूटन ने कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इन दोनों को जब आप क्लब करते थे तो ये आता था जी m1 m2/r²। इस फॉर्मूले से आप क्या समझते हो? रेडियस जितना कम होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा। यस सर। किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का रेडियस जितना कम होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जितना कम होगा। ओके आकाश, ठीक है आकाश, मैं बता देता हूँ। इसके बाद मैं बता रहा हूँ, इसके बाद मैं विंस बता देता हूँ, ठीक है आकाश, इसके बाद मैं विंस बता देता हूँ। इसमें मैं बस एक न्यूमेरिकल, ये एक न्यूमेरिकल के बाद में बता दूँ, क्योंकि ये डाउट क्लास था तो डाउट ही लेना है मुझे। एफ इक्वल टू जी m1 m2/r²। ठीक है, तो ये आर, जो आर अगर जितना बड़ा, आर अगर बड़ा होगा तो एफ को छोटा होना पड़ेगा भाई। इनवर्स रिलेशन यही तो बताता है ना। इनवर्स का रिलेशन क्या बताता है? आर बड़ा होगा तो एफ छोटा होगा। तो वही इसी फॉर्मूले से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब अर्थ अर्थ यहाँ है ना, तो इसका जो वेलोसिटी है ना ये मिनिमम होगा, ये मिनिमम होगा। अर्थ जब यहाँ से गुजर रहा होगा ना, अर्थ जब यहाँ से गुजर रहा होगा तो इसका जो वेलोसिटी है ना वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ का डिस्टेंस जो है ना, ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्टेंस मेरा आर जो होगा ना ये मिनिमम होगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो आर है ना वो आर मैक्सिमम होगा। अर्थ जितना दूर रहेगा वो उतनी कम वेलोसिटी से जाएगा, अर्थ जितना नजदीक से गुजरेगा उसका वेलोसिटी उतना तेज हो जाता है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, इस सवाल को सॉल्व कैसे करूं मैं? क्वेश्चन क्या दे रखा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बता रहा है देखना। व्हेन इट इज फारदेस्ट फ्रॉम द प्लेनेट इज 6 टाइम्स लेस, अर्थ का वेलोसिटी दे रखा है, देन व्हेन इज क्लोजेस्ट। तो अर्थ का वेलोसिटी ये बताया कि अर्थ का जो ये वी मिनिमम जब ये फारदेस्ट होगा तो वी मिनिमम बराबर 6 टाइम्स लेस है ना, तो वी मैक्सिमम का 6 बट्टा में रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ये बोला हुआ है। सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे बताओ? केपलर का सेकंड लॉ का एप्लीकेशन आप लोग पढ़े होगे, तो ये सब कहाँ से आता है? क्या आखिर केपलर का लॉ क्या बता रहा होता है? ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इसमें फॉलो होता है क्या? एप्लीकेबल होता है क्या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? पता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रोटेशन में आप लोग पढ़े होगे? कोई नहीं पढ़ा है? कोई नहीं पढ़े हो भाई? बताओ, साहिल, वैष्णवी, आकाश, पढ़ियो। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला कोई बता सकता है? व्हाट इज, हाँ व्हाट इज, हाँ यस यस, एल बराबर आई ओमेगा। एक और फॉर्मूला इसका होता है डी ए बाई डी, एम वी आर, राइट। मुझे एम वी आर वाला ही चाहिए, यही वाला फॉर्मूला मुझे चाहिए, ठीक है। तो बाई द कंजर्वेशन ऑफ, बाई बाई द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, बाई द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये देखो यहाँ का जो मोमेंटम है ना, इस पॉइंट का जो मोमेंटम होगा और इस पॉइंट का जो मोमेंटम होगा दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर होता है ना, तो यहाँ का वी मिनिमम ले लेंगे, यहाँ का वी मिनिमम लेंगे, और यहाँ का आर मैक्स, आर क्या होता है डिस्टेंस, ये आर मैक्स लेंगे, यहाँ का वी मैक्सिमम लेंगे और यहाँ का आर मिनिमम लेंगे, और जो आपको बोल रहा है वो निकल जाएगा। ये देखो एम वी, वी मिनिमम लेते हो ना तो आर आपको मैक्सिमम लेना पड़ेगा, मस्ट बी इक्वल टू, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम एम वी आर, ठीक है। एक पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम मैंने मेजर कर लिया, दूसरे पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम के बराबर होना चाहिए, तो एम, अब मैं क्या करूंगा, वी को मैं मैक्सिमम कर दूंगा और आर को मैं मिनिमम कर दूंगा। एम का एम दोनों में बराबर रहेगा, एम खत्म हो गया, यहां से आ गया वी मिनिमम आर मैक्सिमम बराबर वी मैक्सिमम आर मिनिमम। मुझे निकालना क्या है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सैटेलाइट एंड द प्लैनेट एट द क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट पॉइंट, क्लोजेस्ट यानी कि आर मिनिमम। मुझे निकालना क्या है, आर मिनिमम निकालना है, तो आर मिनिमम बाई आर मैक्सिमम निकालना है। इसको निकालने के लिए वी मिनिमम बाई वी मैक्सिमम, वी मिनिमम बाई वी मैक्सिमम का वैल्यू अगर यहाँ से निकालोगे तो ये 1/6 आ जाएगा, 1/6, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, मिनिमम डिस्टेंस का रेशियो डिवाइडेड बाई मैक्सिमम डिस्टेंस आपसे पूछ रहा था, तो ये हाँ ये वी मिनिमम बाई वी मैक्सिमम आता है, 1/6 आता है, दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये आपका ये जेई का सवाल है, ये 2014 का पूछा हुआ सवाल है। सर चलो ये भाई तो यहीं से निकल जाता है। हाँ नेहा बोलो। सर ये तो यहीं से निकल जाता है। कहाँ से, नहीं नहीं यहाँ से ऐसे नहीं निकल जाए, ऐसे कुछ भी नहीं निकल जाता है ना, यहाँ आपको देख के वी मिनिमम बाय वी मैक्सिमम दिया है ना क्वेश्चन, आप निकाल के आ रहे हो, आप ये निकाल रहे हो, ये थोड़ी ना मैं निकाल रहा हूँ, मैं ये निकाल रहा हूँ ना। आर आपसे पूछ रहा है आर मिनिमम, रेशियो ऑफ डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, और वो दे रखा है रेशियो यस ऑफ सर। वेलोसिटी दे रखा है, तो ये थोड़ी ना वी मिनिमम बाय वी मैक्सिमम 1/6 थोड़ी ना आपसे निकाल रहा है, निकालने बोल रहा है, वो तो बोल ही रहा है कि ये तो आपको दे दिया। अब आपसे पूछ रहा था आर मिनिमम बाई आर मैक्सिमम आपसे पूछ रहा था, इसके लिए आपको एंगुलर मोमेंटम पता होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम पता नहीं होगा तो आप कैसे निकालोगे, नहीं निकालोगे ना, नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। चलो आज थोड़ा सा विंस के बारे में देखते हैं, फिर बाकी ये जो न्यूमेरिकल्स देखेंगे। न्यूमेरिकल्स बहुत मैं 25-30 न्यूमेरिकल्स में लाया था, सोचा था कि आज ग्रेविटेशन पूरा ही खत्म कर दूंगा, सारा जेई का प्रॉब्लम था 2004 2008 2004 2004 2003, इसके सर वेलोसिटी इसका का, पीडीएफ आप ग्रुप पर भेज देना। ठीक है। ये देखो तो कितना हल्का सवाल है, देखो देखो तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना, एस्केप वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होता है एंगल से, तो ये बोल रहा है, सवाल ये कह रहा है कि अगर 11 किलोमीटर पर सेकंड किसी ऑब्जेक्ट का एस्केप वेलोसिटी है, मान लो कि इस मोबाइल को अगर मैं 11 किलोमीटर पर सी। सेकंड से थ्रो करता हूँ, या सी आंसर है इसका, ठीक है। सवाल ये है कि अगर 11 किलोमीटर पर सेकंड से मैंने इसको वर्टिकली अपवर्ड मैंने इसको थ्रो किया, वर्टिकली अपवर्ड मैंने इसको थ्रो किया 11.11 किलोमीटर पर सेकंड से, तो ये गायब हो गया, ये अर्थ पे लौट के नहीं आया। सवाल आपसे पूछ रहा है कि इफ द बॉडी, सेम बॉडी को मैं 45 डिग्री से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ ना, 45 डिग्री से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, अब मैं वर्टिकल नहीं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मैं इसको 45 से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो आपसे पूछ रहा है कि इसका नया इसके वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा, इसके वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल, तो ये जेई 2003 का सवाल था, ठीक है। इसमें क्या है भाई, काइनेटिक एनर्जी एंगल से फर्क नीडेड, नहीं पड़ता उसमें। नहीं एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंगल से फर्क, इतना वेलोसिटी दे रखे हो कि एंगल से फर्क पड़ेगा ही नहीं, एंगल का कोई टर्म आया था क्या, इसके वेलोसिटी का डेरिवेशन में कोई टर्म नहीं आता एंगल का, जब कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था इसमें। या बस कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है 45 डिग्री, सोचो कि मतलब एक सेकंड भी इसको नहीं लगा होगा जो बच्चा उस समय दिया। फिर ये सब ही सवाल 2004 का, ये सब बढ़िया बढ़िया सवाल था, बट चलो देखते हैं। चलो ये बताओ, ये कोई बता सकता है क्या, ये सवाल बताओ, बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। सपोज करो कि अर्थ सन के अबाउट रोटेट कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है ना, ये सन है मेरा, और ये रोटेट किया जा रहा है अर्थ, अर्थ यहाँ पे, ये अर्थ है, ठीक है, और ये सन है अर्थ एंड, चलो मान लो कि ये सडनली जो इफ, हाँ इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ये आपको पता है ना, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्वेश्चन ये कर रहा है कि सपोज कर लो कि ये 0 हो गया अचानक, सडन, एज ऑफ सडन बी, हाँ या इट्स बी, बी। राइट राइट राइट। तो क्वेश्चन ये कर रहा है कि सपोज करो कि सडनली एज ऑफ सडन फोर्स ऑफ ग्रेविटी खत्म हो गया, वेनिस, गायब हो गया, तो अर्थ का क्या होगा,
अर्थ क्या करेगा, कंटिन्यू टू मूव इन इट्स ऑर्बिट, क्या अर्थ अपने ऑर्बिट में इसी तरह से मूव करता रहेगा, ठीक है। मूव टेंजेंशियली, ये टेंजेंट के लॉन्ग मूव करने लगेगा। और तीसरा है बिकम स्टेशनरी, क्या ये रुक जाएगा, क्या ये रुक जाएगा, अगर अर्थ और सन के बीच का जो फोर्स है अगर वो जीरो हो जाता है सडनली, एज ऑफ अ सडन ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जीरो हो जाता है, तो क्या अर्थ रुक जाएगा। मूव टुवार्ड्स द अर्थ, मान लो मूव टुवार्ड्स द अर्थ, मैं सन और अर्थ के पर्सपेक्टिव में समझा रहा हूँ, तो क्या ये सन की तरफ मूव करने लगेगा क्या, ये चार ऑप्शंस हैं, ठीक है। जैसे ही फोर्स ऑफ ग्रेविटी खत्म हो जाएगा तो क्या ये सन की तरफ मूव करने लगेगा, नहीं, ये सब गलत ऑप्शन है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। सर यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई रोल नहीं होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स तो तभी आएगा ना जब तक ग्रेविटी है। अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्वेश्चन खुद ही कर रहा है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी एज ऑफ अ सडन जीरो हो जाता है, वैनिश कर जाता है, गायब हो जाता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का तो काम ही खत्म हो गया। ये तो जैसे उसकी ही वी जीरो नहीं होगी? उसकी वी जीरो नहीं होगी ना, इसका इनर्सिया तो रहेगा ना, इनर्सिया तो हमेशा रहेगा ना भाई, इनर्सिया तो हमेशा रहेगा, वी जीरो क्यों होगा। वी से तो ये मूव कर रहा है ना, ये अर्थ वी से आपका मूव कर रहा है, तो ये इसका इनर्सिया, इसके पास अर्थ के पास अपना मास है, इसका वी क्यों कम होगा, वी को क्यों कम क्यों होना चाहिए। इस अर्थ पे लगने वाला इकलौता फोर्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी था, जो इसको मजबूर करता था कि तुम सेंटर में तुम मूव करो। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वही तो अर्थ को मजबूर कर रहा है कि तुम एक सर्कल में रोटेट करो। जैसे ही ये फोर्स कट जाता है, जैसे ही सिंपल सा बात है, अगर आप एक स्टोन को आप रस्सी से बांध करके जो है ना, स्टोन को आप रोटेट करना, ठीक है, विथ वेलोसिटी वी। यहाँ पे एक स्टोन है ना, स्टोन, किसी पत्थर को रस्सी से बांध लो, और रस्सी से बांधो, और फिर इसको इस चारों ओर से इसको रोटेट करना शुरू करो। सडन अचानक से ना क्या करना ना, इस रस्सी को ना काट देना, ठीक है। तो जिस इंस्टेंट पे ये काटोगे और वो स्टोन जहां कहीं भी रहा होगा ना, उसके बाद वो अपने डायरेक्शन में सीधा टेंजेंट के लॉन्ग मूव करने लगता है। तो यही आपका सवाल, सेम सवाल आपका यही है, मूव टेंजेंशियली, टेंजेंट के लॉन्ग मूव करने लगेगा टू द ओरिजिनल ऑर्बिट, ठीक है, इन द सेम वेलोसिटी पे ये मूव करने लगेगा, ठीक है। ये एक बढ़िया सवाल था ये भी। हाँ भाई ये बताओ, मैं बताती रही हूँ। ए होगा क्या, बताओ भाई, और बताओ, वैष्णवी, नेहा, आकाश, बताओ ए होगा, एम की पावर जीरो, एम की पावर जीरो। होगा नेहा, बताओ, वैष्णवी, सर ए। ए होगा ना, इसका ए होगा। मैंने अभी आपको बताया था वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, ऑब्जेक्ट के मास से इंडिपेंडेंट होता है। एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो GM 2 2 GM/h। GM/r, ये जो m होता है ना, वो उस प्लेनेट पर होता है जहां से आप ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो। ये ऑब्जेक्ट का मास नहीं होता है, ये उस प्लेनेट का मास होता है जिस प्लेनेट पे खड़ा होकर के आपने उस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया। अगर आप मून पे चले जाते हो, मून पे जाकर के आप एस्केप वेलोसिटी निकालने जा रहे हो मून पे जाकर के, तो ये मास मून का होगा। अगर आप अर्थ पे खड़े होकर अगर एस्केप वेलोसिटी निकाल रहे हो, तो ये मास अर्थ का होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मास कहीं नहीं आता है, ठीक है। बॉडी ऑफ मास डिपेंड अपॉन मास, वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिपेंड अपॉन मास, मास पे डिपेंड कर रहा है, बॉडी का पूछ रहा है, तो ये ए होगा इसका, ठीक है। एग्री कर रहे हो ना भाई सब, यस सर। यस सर। चलो चलो आ जाओ आ जाओ, विंस डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, थोड़ा सा विंस के बारे में देख लेते हैं। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, देखो भाई विंस का लॉ क्या था, इसमें एक तो लेमडा एम इंटू टी बराबर कांस्टेंट आता था, लेमडा एम इंटू टी बराबर कांस्टेंट 2.9 इंटू 10⁻³ या 2 आता है, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, 3 आता है शायद, ठीक है। तो ये विंस का एक लॉ था। विंस ने क्या बोला था, विंस क्या बोलता था, तो आप लोहार के यहाँ अगर गए होगे, लोहार ब्लैक स्मिथ जो होता है, ब्लैक स्मिथ लोहे को क्या करता रहता है, गर्म करता है, पिघलाता है, पिघला करके उसको ठोकता है और उसको नुकीला बनाता है, जो भी काम होता है उसको गर्म करने के बाद जो है ना, ब्लैक स्मिथ उसको ठोक पीट करके उसको एक नया शेप देता है। तो आप देखिए कि वहां पे आप नोटिस किए होगे, सबसे पहले जो ब्लैक स्मिथ जब उसको गर्म करता है ना, तो सबसे पहले लोहा जो है ना वो कुछ रेड कलर का होता है, ठीक है। लोहे के रेड कलर के बाद उसका कलर, अभी वो उसको और हीट देते जाता है ना, उस आयरन को वो और फर्दर हीट करता रहता है, फर्दर हीट उसको देता जाता है, तो ये रेड कलर जो है ना फिर अचानक से ये येलो में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर येलो को फिर वो हीट दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, तो फिर से ये विबग्योर, ये वॉयलेट में ये कन्वर्ट हो जाता है, फिर व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ इस तरह से कन्वर्ट होता जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये पैटर्न कहाँ से आता है, कभी रेड, कभी येलो, कभी वॉयलेट, ये कलर आखिर कहाँ से आ रहा होता है। अगर आप फर्दर अगर आप उसको हीट, लोहा, ब्लैक स्मिथ लोहा अगर उसको गर्म करता जाता है तो उसका कलर चेंज करता जाता है, तो इसी पैटर्न को समझाया।
हाँ या एग्जैक्टली क्योंकि कलर की पहचान क्या होती है, कलर की आइडेंटिटी क्या होती है, कलर को आप कैसे पहचानते हो, कलर की पहचान उसका वेवलेंथ होता है। ठीक है, तो वेवलेंथ चेंज चेंज करता रहता है। तो वेवलेंथ चेंज कैसे करता है, तो एनर्जी लोहार क्या कर रहा है, रेड था, रेड सपोज कर लो कि रेड का टेम्परेचर T1 था किसी एक टेम्परेचर पे, अभी वो अपना भट्ठी जो होता है वो भट्ठी को सुलगा रहा है, उसको हवा देता है, गर्म हुआ, उसने लोहे को रखा और लोहा गर्म होना शुरू होता है, तो सबसे पहले वो रेड होता है। तो कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, कम टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे वो रेड होता है। ठीक है, अब लोहार क्या करता है, उसमें और कोयला झोंकता जाता है और कोयला डालता है और उसको और हवा ब्लो करता जाता है, एयर ब्लो करता जाता है, तो फिर ये यही रेड कलर जो होता है ना आगे चल के येलो में कन्वर्ट हो जाता है। मान लो कि ये टेम्परेचर T2 है, फिर फर्दर अभी येलो पे भी वो नहीं रुकता है ना, वो लोहार जो है ना उसको और हीट करता जाता है और हवा ब्लो करता जाता है, बाहर से एयर को ब्लो करता जाता है, तो ये T2 जो है ना फर्दर टेम्परेचर T3 हो गया, और इस टेम्परेचर पे ना उसको वायलेट या फिर व्हाइट, आई थिंक यहाँ पे व्हाइट मिलने लगता है सीधा, कुछ ऐसा, ये मुझे याद नहीं आ रहा है, बट रेड और येलो तो है, सही है। तो T3 टेम्परेचर पे फिर उसको कोई फर्दर टेम्परेचर, फर्दर कलर मिलने लगता है। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, ये सब कुछ रेडिएशन का कॉन्सेप्ट है ना। हमारे पास मोड ऑफ हीट ट्रांसफर 3 थे, याद है, हीट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट को ट्रांसफर करने का मोड जो है ना, तरीका, 3 तरीके से हीट को ट्रांसफर किया जाता था। यस सर। ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये जो विन्स का लॉ है ये रेडिएशन पे है, रेडिएशन, ये जो विन्स का लॉ है ना ये रेडिएशन के लिए ना, इन दोनों से मतलब नहीं है, कंडक्शन और कन्वेक्शन का लॉ नहीं है, विन्स का जो लॉ है वो रेडिएशन का लॉ है। रेडिएशन से आप क्या समझते हो, रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात हो रही है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सन से जो एनर्जी हमारे पास पहुंचती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। सर वो हमारे सपोर्ट मटेरियल में एक क्वेश्चन था कि इन तीनों में से कौन सा ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता। रेडिएशन। रेडिएशन ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, और कुछ तो नहीं। कंडक्शन, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन तो बिल्कुल कंडक्शन तो कन्वेक्शन जो है, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन तो डेफिनेटली ग्रेविटी पे काम करता है। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन का प्रोसेस आपको पता है ना, नीचे जो पानी जब आप बॉईल करते हो किसी बर्तन में, तो नीचे से आप हीट देते हो, तो जो पतीले का जो सबसे नीचे का जो पानी होता है ना, वहां का पानी सबसे पहले गर्म होता है। वो पानी गर्म होने के बाद उसकी डेंसिटी चेंज कर जाती है। ठीक है, तो वो डेंसिटी हल्का होने के कारण क्या होता है, वो जो हीटेड, बर्नौलीज थ्योरम, ओके ओके नेहा मैं आ रहा हूँ नेहा, वेट, जो हीटेड पार्टिकल होता है ना वो मूव करके ऊपर की ओर जाता है, और फिर नीचे का जो जगह खाली होता है वहां पे फिर कोई नया पार्टिकल होता है, फिर वो हीट करता है, फिर हीटेड पार्टिकल फिर ऊपर की ओर मूव कर जाता है, फिर कोई नया पार्टिकल नीचे जगह लेता है तो वो फिर से हीट होता है और फिर वो हीटेड पार्टिकल मूव करता है। तो कन्वेक्शन ऐसा प्रोसेस होता है जिसके लिए ग्रेविटी मस्ट है, बिना ग्रेविटी का तो कन्वेक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, कंडक्शन भी होता है, ग्रेविटी मस्ट है, बट रेडिएशन के लिए ग्रेविटी वगैरह कुछ नहीं चाहिए, रेडिएशन को तो एकदम इंडिपेंडेंट होता है रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन तो बिल्कुल ही सर इंडिपेंडेंट, रेडिएशन को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं बिल्कुल नहीं, मेडिंग जो तो कुछ नहीं पड़ती है। सोचो कि सन हमसे मतलब मिलियंस ऑफ यस सर। किलोमीटर्स दूर है, मतलब लाखों लाख किलोमीटर सन हमसे दूर है, और आपको पता है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो 200 किलोमीटर तक का ही एटमॉस्फेयर है, 200 किलोमीटर के बाद तो एटमॉस्फेयर अर्थ का खत्म ही हो जाता है, हवा पानी सब बंद अर्थ का। अप टू 200 किलोमीटर अर्थ का एटमॉस्फेयर थोड़ा अच्छा रहता है, ठीक ठाक रहता है, 200 के ऊपर तो अर्थ का एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं है, फिर भी सन का एनर्जी तो हमारे पास पहुंच रहा है। तो यही साइंटिस्ट लोगों ने यही बोला था कि इसी प्रोसेस को साइंटिस्ट लोगों ने रेडिएशन बोल दिया, ना ये कंडक्शन है ना ये कन्वेक्शन है। कंडक्शन के लिए मीडियम की जरूरत होती है, कन्वेक्शन के लिए मीडियम की जरूरत होती है, और लेकिन साइंटिस्ट ने बोला कि भाई हमारे और सन के बीच में बहुत सारा इतना बहुत बड़ा डिस्टेंस है जो कि कुछ है ही नहीं, मीडियम तो है ही नहीं वहां पे। तब भी सन का एनर्जी अगर मेरे तक पहुंच रहा है तो इसी नए प्रोसेस को, नया मीडियम, इस मोड ऑफ ट्रांसफर को, हीट के मोड के ट्रांसफर को एक नया नाम रेडिएशन दिया गया था। कंडक्शन प्रोसेस क्या होता था भाई, कंडक्शन के प्रोसेस में तो मटेरियल मस्ट होता है, अगर कोई रॉड है, ठीक है, रॉड के किसी एक हिस्से को अगर आप यहाँ पे अगर आप फ्लेम जला के रखे हो, फ्लेम आपने यहाँ जलाया, तो आप देखते हो कि थोड़ी देर बाद ना यहाँ पे भी ना गर्मी आ जाती है, टेम्परेचर यहाँ का भी ना राइज कर जाता है। तो अगर आप फ्लेम आप यहाँ दे रहे हो, आपने किसी एक एंड को हीट दिया है, मोमबत्ती आप मान लो कि कैंडल आपने यहाँ जला दिया, थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि यहाँ का हीट जो है ना वो यहाँ पहुंच जाता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन, ये कंडक्शन का प्रोसेस होता है। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस की खासियत क्या है, इसको डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करते हो, एक लाइन में अगर मैं बोलूँ कि भाई कंडक्शन को डिफाइन करो, कंडक्शन प्रोसेस, मोड ऑफ ट्रांसफर, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, तो बेसिकली कंडक्शन में ना एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल नहीं होता है, इसका सबसे अच्छा डिफिनेशन यही है, कंडक्शन में एक्चुअल मोशन नहीं होता है। यहाँ ये जब आप फ्लेम जलाते हो ना, फ्लेम जलाने के बाद इस रॉड के पास यहाँ जो एटम्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो गर्म होता है, एटम्स गर्म होता है, ये गर्म एटम होने के बाद ना पूरा ना वाइब्रेट करने लगता है। तो ये क्या करता है, ये अपने एडजेसेंट जितने भी इसके आसपास चारों तरफ ढेर सारे एटम्स इसके पास हो गए,
तो ये क्या करेगा, ये अपना एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर करके ये वापस अपनी जगह पे चला आता है ना। ये जो हीट हुआ, हीट होने के बाद ये पूरा फरफराने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है, इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है। तो ये क्या करता है, ये अपने एडजेसेंट जितने भी एटम्स होते हैं सबको ये एनर्जी ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर करने के बाद ये वापस अपनी जगह पे चलाता है। अब ये अगला वाला हीटेड हो गया, अगला वाला ज्यादा एनर्जी आ गया इसके पास, ये अगला वाला क्या करेगा, इसके एडजेसेंट में भी ढेर सारे एटम्स हैं, तो ये क्या करेगा, ये इसको भी हीट देगा, इसको हीट देगा, इसको हीट देगा। हीट देने के बाद ये वापस अपनी जगह पे चला आता है ना। अब ये पार्टिकल ज्यादा हीटेड हो गया, अब ये पार्टिकल ज्यादा हीट हो गया तो फिर ये अपने एडजेसेंट वाले को ढूंढेगा, ये अपने एडजेसेंट को हीट देगा और वापस अपनी जगह पे चला आता है। ठीक है, फिर ये अपने एडजेसेंट को हीट देगा, ये अपने एडजेसेंट को हीट देगा, एडजेसेंट को हीट देने के बाद ये वापस अपनी जगह पे आता है। एक्चुअल मूवमेंट मोशन नहीं होता है, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है ना, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। सर एक्चुअल मूवमेंट कन्वेक्शन में होता है ना? हाँ, कन्वेक्शन में एक्चुअल मूवमेंट होता है, वही तो मैंने आपको बताया। पानी जो गर्म होता है, अगर ये आपने किसी बर्तन में पानी को गर्म कर रहे हो तो आप हीट नीचे दे रहे होते हो ना, हीट नीचे दे रहे हो तो ये पानी आपका ऊपर का भी पानी गर्म हो जाता है। तो उसका क्या कारण होता है, तो एक्चुअल में हीट नीचे का जो हीटेड पार्टिकल होता है, वही हीटेड पार्टिकल नीचे से उठता है और वो गर्म हुआ वो पार्टिकल वो उठ करके दूसरी जगह जाता है और फिर वहां गर्मी पैदा करता है। तो कन्वेक्शन जो ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्चुअल मूवमेंट होता है, कंडक्शन में मूवमेंट नहीं होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। वो थोड़ी देर के लिए गया होगा, अभी वो गया, जाकर के उसको हीट दिया, हीट देकर के वो वापस अपने पास चलाता है। तो दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। कन्वेक्शन में एक्चुअल मूवमेंट होता है, रेडिएशन में मीडियम की जरूरत होती ही नहीं है, तभी वो सन का एनर्जी हमारे पास आता है। चलो हम वीन्स पे आते हैं ना, वीन्स पे। वीन्स क्या कहता था, तो वीन्स का जो प्रोसेस है ना वो रेडिएशन का प्रोसेस है। सबसे पहले तो ये समझो, वीन्स ने जो अपना लॉ दिया था वो रेडिएशन के लिए दिया था। रेडिएशन सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब मजेदार, इतना मजेदार टॉपिक है ये तो दोनों बोरिंग है, बकवास है, मजा ही नहीं आता है पढ़ने में। ये रेडिएशन पढ़ने में बहुत मजा आता है क्योंकि ये, तो विंस इसको एक्सप्लेन कर रहा था कि कोई रेड कब आता है, कोई येलो कब आता है और कब वॉयलेट कब आता है। तो विंस ने क्या किया था, विंस ने अपना एक विंस ने क्या किया, अ, ये जो टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर और लेमडा, जो लेमडा एनर्जी जो होता है, एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में उसने एनर्जी और लेमडा के बीच में उसने किसी एक पार्टिकल को गर्म करना शुरू किया। कोई भी एक पार्टिकल को वो गर्म करता रहता था, लाइक कोई भी एक ब्लैक बॉडी जो लोहार जो गर्म कर रहा है उसको गर्म करता था। तो वो क्या देखता था, विंस क्या ऑब्जर्व किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। विंस क्या ऑब्जर्व किया था, विंस ने ऑब्जर्व किया था कि कोई एक वेवलेंथ जो होता है ना, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप हीट करते हो तो कोई एक वेवलेंथ डोमिनेट करता है। ठीक है, अब ये रेडिएशन के लिए था। अब एक बात और समझो, विंस ने जो लॉ दिया था वो किसके लिए दिया था, वो रेडिएशन के लिए दिया था। रेडिएशन जब होता है ना, जब कोई रेडिएशन जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। रेडिएशन क्या होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ना मल्टीपल वेवलेंथ्स होते हैं, मल्टीपल वेवलेंथ्स, एक दो वेवलेंथ नहीं होता है। ठीक है, तो विंस ने ये देखा कि भाई किसी एक पर्टिकुलर हीट का जो टेम्परेचर जो होता था ना, उस पे ना एक 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 वेवलेंथ जो होता था ना वो डोमिनेट करता था। बस विंस का यही था, कोई एक वेवलेंथ डोमिनेट करता था। और लेमडा 1 इसको मान लेते हो, इसको टेम्परेचर T1 मान लेते हो। T1 टेम्परेचर पे कोई एक वेवलेंथ डोमिनेट करता था तो रेड दिखता था, रेड दिखा, बाकी कलर्स नहीं दिखे मुझे, क्योंकि एक वेवलेंथ, एक टेम्परेचर पे कोई एक वेवलेंथ डोमिनेट करता था और वो हमें दिख गया। अब क्या किया विंस, उसको फर्दर हीट करना और शुरू किया ना, और हीट करता गया तो टेम्परेचर और बढ़ा। तो फिर विंस ने कहा कि एक टेम्परेचर पे कोई एक ही वेवलेंथ डोमिनेट करेगा। ठीक है, तो फिर ये वाला जो वेवलेंथ होता है ना, फिर ये वेवलेंथ डोमिनेट करता था, λ2 × T2। विंस उसको फिर से आग लगाते गया और आग लगाया और आग लगाते गया, तो वो देखा कि भाई फिर से जो एक वेवलेंथ, टेम्परेचर बढ़ाने पे कोई एक ही वेवलेंथ जो होता है ना वो डोमिनेट करता है, मुझे सिर्फ एक वेवलेंथ दिखेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मल्टीपल वेवलेंथ्स होते हैं ना, बहुत सारे वेवलेंथ्स होते हैं, बट सारे हमें नहीं दिखेंगे। कोई किसी एक टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मुझे एक वेवलेंथ दिखता है। तो T3 टेम्परेचर पे विंस को ना फिर से कोई एक λ3 दिखा होगा। ठीक है, अब क्या किया विंस ने, क्या किया विंस, T1 और λ1 को मल्टीप्लाई किया। विंस ने क्या किया, T1 और λ1 को मल्टीप्लाई किया। ये कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आया था, 2.93 × 10⁻³ आया था। विंस ने फिर T2 और λ2 को भी मल्टीप्लाई किया, तो वो देखा कि भाई ये तो फिर से वही आ रहा है। ठीक है, विंस फिर T3 और λ3 को भी मल्टीप्लाई किया था, तो मल्टीप्लाई करने के बाद वो देख रहा है कि भाई ये तो फिर से वही आ रहा है। ठीक है, तो यहीं से विंस का लॉ आया था, उसने जनरलाइज कर दिया था, लेमडा और टी का जो प्रोडक्ट होगा ना वो हमेशा एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, दिस इज द विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, यही विंस का डिस्प्लेसमेंट लॉ। यस।
ठीक है, इसका यूनिट आप लिख लो, इसका यूनिट टी है ना, ये टेम्परेचर होता है ना, तो टेम्परेचर का केल्विन हो गया और ये मीटर हो गया, मीटर केल्विन, मीटर केल्विन। ठीक है, ये इसका लॉ है, दिस इज द विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, इसका इसके मदद से आप सन का टेम्परेचर निकाला जाता है। मतलब घर बैठे, यहाँ बैठे बैठे हम क्या करते हैं, सन का हम टेम्परेचर निकालते रहते हैं। ठीक है, यहाँ बैठे सन को मैं थर्मामीटर ले जाकर नहीं दे रहा हूँ कि भाई ये थर्मामीटर लगाओ अपने अंडर आर्म्स में या फिर मुंह में लगाओ, अब मुंह में लगा के मुझे वापस कर देना, मैं इसका टेम्परेचर मेजर कर लूंगा कि तुम्हारा टेम्परेचर कितना है, मैं मेजर कर लूंगा। ऐसा नहीं होता है, यहाँ हम घर बैठे बैठे, विंस का लॉ इतना इफेक्टिव है, इतना बेहतरीन लॉ है कि हम घर बैठे बैठे सन का टेम्परेचर यहाँ से मेजर कर लेते हैं। विंस का जो लॉ था वो ब्लैक बॉडी के लिए ना, ये सब कुछ ब्लैक बॉडी पे वो कर रहा होता है। सन का जो सरफेस होता है ना, मैं उसको मान के चलता हूँ कि वो एक ब्लैक बॉडी है। सन का जो सरफेस है ना, उसको हम लोग मान के चलते हैं कि वो ब्लैक बॉडी होता है, तभी ये लॉ एप्लीकेबल होता है। ये सारा लॉ ब्लैक बॉडी पर ही एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ घर बैठे बैठे हम क्या करते हैं, सन का टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं, घर बैठे बैठे हम मून का टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ विंड्स। सेलेसियल बॉडीज, टेम्परेचर ऑफ सेलेसियल बॉडीज हम लोग निकालते हैं, टेम्परेचर ऑफ सेलेसियल। सर ब्लैक बॉडी वही ना जो अपने सरफेस पर रेडिएशंस इकट्ठा करके रखती है? यस यस यस, सेलेसियल बॉडीज, जो एक बेहतरीन बेहतरीन रेडिएटर होता है, बेहतरीन एब्जॉर्बर होता है। ठीक है, जो ब्लैक स्मिथ जो लोहार होता है, अगर उसके पास ब्लैक, अगर उसको रेड कलर दोगे ना, तो ब्लैक, जब उसको ब्लैक देते हो ना, जो वो लोहा वगैरह जो पिघलाता है वो ब्लैक होता है। तो हाँ, ये तो वही हुआ ना, फिर ये तो वही है, लेमडा इंटू टी प्रोपोर्शनलिटी वाला, ये तो इनवर्स रिलेशन ही है ना, लेमडा इंटू टी का रिलेशन इनवर्स ही है ना, दिख रहा है ना आकाश, इनवर्स रिलेशन ही है ये। तो ब्लैक बॉडी एक बेहतरीन बेहतरीन रेडिएटर होता है ना, बेहतरीन रेडिएटर, सबसे अच्छा सर रेडिएटर ब्लैक, एमिटर से होता है। या रेडिएटर एमीटर वही होता है, एमीटर बोल लो या रेडिएटर बोल लो, सबसे बेहतरीन रेडिएटर होता है। जितना ज्यादा उसको हीट करोगे उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट सर करता है। दोनों एक ही बात है। हाँ, सर रेडिएटर और एमीटर। रेडिएटर मतलब हर तरह की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकता है ना? तो एब्जॉर्प्शन हाँ और एमीटर बोलो ना, एमीटर का मतलब तो रेडिएट करना ही होता है। ब्लैक बॉडी जो होता है वो एक अच्छा रेडिएटर भी होता है और एक अच्छा एब्जॉर्बर भी होता है। ठंड के दिनों में हम लोग ब्लैक कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि वो एक अच्छा ऑब्जर्वर होता है। ब्लैक बॉडी सन की एनर्जी जो आती है वो ये आराम से ऑब्जर्व कर लेता है, हमें ज्यादा गर्मी मिलता है। गर्मी के दिनों में हम व्हाइट क्लॉथ्स पहनते हैं क्योंकि वो रिफ्लेक्ट, व्हाइट जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है, वो सन की एनर्जी को अंदर नहीं आने देता है। सर कभी घरों को ब्लैक पेंट नहीं करते। हाँ, घरों को भी पेंट नहीं करते हैं, बिल्कुल सही बात है, घर को भी हम लोग ब्लैक वगैरह से पेंट नहीं करते हैं, घर को भी हम लोग व्हाइट से पेंट करके रखते हैं, क्योंकि वो रेडिएट, ताकि सन की एनर्जी को, ताकि हमारा घर ठंडा रहे, ये भी एक कारण होता है। ठीक है, चलो इसके बाद ब्लैक बॉडी और क्या बोल रही थी नेहा, बर्नौलीज बोल रही थी, और कोई बोल रहा था कुछ। सर बर्नौली तो नेहा बहुत बड़ा है, बर्नौली के बारे में क्या बताऊं, वो तो 2-3 क्लास लग जाएगा। बर्नौली का फॉर्मूला वगैरह आप लिखोगे तो मैं लिखवा दूंगा, क्या फायदा, कोई फायदा है नहीं। P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, तो ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसमें भी ये तीनों टर्म्स का अलग अलग खासियत होता है, ये एक टर्म का अलग खासियत है, इस टर्म की अलग खासियत है, इस टर्म की अलग खासियत है। तीनों के बारे में जब पढ़ने जाओगे तो एक एक क्लास तीनों पे लगा दोगे। बहुत ही शानदार फॉर्मूले हैं, बहुत शानदार अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही अच्छा, मतलब मजा आता है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसमें आता है, 3-4 कॉन्सेप्ट आते हैं। तो ये बर्नौली का इक्वेशन है। बर्नौली का इक्वेशन बेसिकली था कि, मतलब वो क्या करता था, वो प्रेशर को रिलेट करता है किसी एक पॉइंट के, किसी ट्यूब में, सपोज करो कि ये अगर ट्यूब है, इस ट्यूब के किसी एक पॉइंट के प्रेशर को, यहाँ का प्रेशर, जो आपने क्वेश्चन लिए थे इसका पीडीएफ भेज देना GP40 ग्रुप में। जीपी यस सर GP40 GP40। सर आप 40 यस सर ओके, ठीक है। और कौन सा, और बताओ कोई ग्रुप है भाई, अनीता वैष्णवी आप लोग? GP48। 48 में तो भेजूंगा, ये तो मेरा ही ग्रुप है, इसमें तो मैं तो भेजूंगा ही। और बताओ, और वैष्णवी, अनीता? सर स्टेफन बोल्ट्जमैन लो बताना। ओके, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। और कोई ग्रुप्स तो नहीं है ना, यही दो है ना, 40 एंड 48 है ना। एक मिनट रुक जाओ, मैं लिख लेता हूँ। सर 50 भी है। 50 में तो भेजूंगा ही मैं। क्या है, GP40 48 50, चलो 40 48 50। सर 40 सॉरी वैष्णवी, 40 में आवाज नहीं आ रही है वो वैष्णवी आप। सर GP14। 14, ओके। ये आप नए ग्रुप्स बता रहे हो ना, पुराने ग्रुप्स तो नहीं बता रहे हो ना? जीपी वाला ना, जीपी, ये सब नए ग्रुप्स बता रहे हो ना?
हाँ ठीक है, ये सब नए ग्रुप्स बता रहे हैं। 14 चलो 40 48 50 14। हाँ तो मैं बता रहा था कि ये बर्नौली क्या था, तो मैं आ रहा हूँ स्टीफन बोल में भी मैं आ रहा हूँ, वेट करो। मैं ये बता रहा था कि क्या करता क्या है आखिर, बर्नौलीज का इक्वेशन हमें बताता क्या है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो होता क्या है कि किसी भी हाइट पे, अगर आप दिल्ली वगैरह में भी पानी वगैरह देखे होंगे, जो पाइप की पानी पानी जाता रहता है, तो बेसिकली बर्नौली ने उसका रिलेशन बताया था कि एक किसी भी एक पॉइंट पर का अगर आप रेफरेंस ले लेते हो, यहाँ से आप रेफरेंस की बात करो, दिस इज रेफरेंस, ये रेफरेंस होता है। तो बर्नौली करता क्या है, ये समझो कि बर्नौली आखिर क्या किया था, बर्नौली का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, उसके इक्वेशन से आप क्या समझ सकते हो। तो यहाँ का हाइट मान लो कि h1 हाइट है, ठीक है, यहाँ का हाइट h1 है, और यहाँ का हाइट h1 है, और किसी और दूसरे पॉइंट का हाइट अगर h2 है, ठीक है। तो बर्नौली क्या कहा था मैं ये बता रहा हूँ, h2 यहाँ का प्रेशर p2 है, यहाँ का प्रेशर p1 है, यहाँ का हाइट h1 है, और यहाँ का वेलोसिटी v1 है, यहाँ का वेलोसिटी v2 है, यहाँ का हाइट h2 है। तो बर्नौली बेसिकली एक जगह के प्रेशर, हाइट और वॉल्यूम को किसी भी, इस पाइप में कहीं भी आप जाते हो ना, कहीं भी, और भी आप इस पाइप को अगर आप और भी आगे लेकर के जाते हो, तो किसी भी पॉइंट पर, किसी भी डायमीटर का आप एरिया वगैरह कंसीडर कर लेते हो ना, तो उस दो पॉइंट के बीच का प्रेशर, हाइट और वेलोसिटी के रिलेशन को ये रिलेट कर रहा होता है। कैसे आप रिलेट कैसे करोगे, यहाँ का प्रेशर अगर इसका एरिया बढ़ जाता है तो यहाँ का प्रेशर कितना होगा, यहाँ का प्रेशर कितना होगा, आप बर्नौली से निकाल सकते हो। यहाँ का हाइट कुछ और है, यहाँ का हाइट कुछ और है, तो हाइट में पानी, अगर पानी फ्लो कर रहा होता है तो फिर हाइट को आप कैसे रिलेट कर सकते हो, ये बर्नौली ने बताया था। यहाँ का वेलोसिटी कुछ है, यहाँ का वेलोसिटी कुछ होगा, डेफिनेटली अलग होना ही है वेलोसिटी को। तो यहाँ का वेलोसिटी कुछ है, यहाँ का वेलोसिटी कुछ है, यहाँ का वेलोसिटी कुछ है, लेकिन तो कहीं भी किसी भी पॉइंट पर अगर आप जाते हो ना, तो बर्नौली क्या करता है, ये जो रिलेशन है ना, ये बर्नौली का हमेशा किसी भी, आप किसी भी एक पॉइंट पर ध्यान से समझो बर्नौली का इक्वेशन कितना इफेक्टिव है। किसी भी एक पॉइंट पर का, सपोज करो कि यहाँ का एक पॉइंट है, या फिर यहाँ पे एक पॉइंट पर का, अगर आप P प्लस रो जी एच प्लस रो वी स्क्वायर, हाफ रो वी स्क्वायर, ये तीन चीज अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो किसी भी एक पॉइंट पर का, कहीं भी इस पूरे पाइप का, ये कितनी भी ऊंचाई पे जा रहा होगा, किसी भी एक पॉइंट पर का अगर आपने ये तीन क्वांटिटी कैलकुलेट कर लिया, सम कर लिया ना, तो अब ये हमेशा कांस्टेंट ही रहना है इसको, अब ये नहीं बदलने वाला है। ठीक है, यहाँ अगर जाओगे ना, यहाँ का प्रेशर कुछ डिफरेंट रहेगा, यहाँ का हाइट कुछ डिफरेंट रहेगा, यहाँ का वेलोसिटी कुछ डिफरेंट रहेगा। यहाँ पे जब कैलकुलेट करने जाओगे P2 प्लस रो जी एच टू प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, जो निकालने जाओगे ना, इसका वैल्यू जो है ना, इन तीनों का वैल्यू जो है ना, अब इसी के बराबर आएगा ही आएगा, हो ही नहीं सकता कि अलग आ जाए। ये बर्नौली का कंट्रीब्यूशन था। आप और ऊंचाई पे चले जाओ, तो इस ऊंचाई का आपको H पता होगा, H3 पता होगा, यहाँ का P3 पता होगा, यहाँ का V3 पता होगा। तो इस पॉइंट पर का आप क्या निकालना, इस पॉइंट पर का फिर से 3 पॉइंट्स निकाल लो, आप P3 निकाल लो, आप रो जी H3 निकाल लो, और आप हाफ रो V3 स्क्वायर निकाल लो। जब इन तीनों को सम करोगे ना, तो वो बिल्कुल हमेशा ये इसके बराबर आएगा ही आएगा। हाँ 1 मिनट में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बर्नौली का कंट्रीब्यूशन था। बर्नौली कहीं भी, अगर आप पूरे पूरे दिल्ली में, पूरे दिल्ली का पाइपलाइन जितना है ना, उस पाइपलाइन में कहीं भी किसी भी एक पॉइंट पर का P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर निकाल लेना, ठीक है। अब आप कहीं भी चले जाओ, पूरे पाइपलाइन के सिस्टम में कहीं भी चले जाओ, कहीं का भी अगर आप P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर निकालोगे ना, तो इसके बराबर ही आएगा, आना ही आना है डेफिनेटली। कहीं भी इस पूरे पाइपलाइन में कहीं भी चले जाओगे, तो किसी भी एक पॉइंट पर का अगर आप निकाल लेते हो ना, मान लो यहाँ का आपने निकाल दिया, तो आप कहीं भी चले जाओ, ये जो सम है ना, वो कांस्टेंट ही आता है, इसे कभी बदलेगा नहीं। दिस इज द कंट्रीब्यूशन, ये कंट्रीब्यूशन था बर्नौली का। अभी क्या पूछ रहा है कोई एक बंदा, आकाश, क्या पूछ रहे हो आकाश? सर इसकी हाइट भी बढ़ रही है, इनमें हाइट में भी वेरिएशन आ रहा है और वेलोसिटी में भी आ रहा है, तो ये कांस्टेंट हाइट कैसे हो जाता नहीं है? नहीं, हाइट इंडिविजुअली बदल रहा है ना, वही तो मैं बता रहा हूँ। P1 और P2 बराबर नहीं हो रहा है ना, P1 P2 तो बराबर नहीं हो रहा है। H1 H2 के हाफ mg H1 रो जी H1 और रो जी H2 बराबर नहीं हो रहा है ना, ये समझो, इस चीज को समझो तो पहले। रो जी H1 इज नॉट इक्वल टू रो जी H2 ना, मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ, बर्नौली ये थोड़ी ना बोल रहा है कि रो जी H1 और रो जी H2 बराबर होगा, ये दोनों तो बराबर कभी नहीं होंगे ना, हो भी सकते हैं, मतलब नहीं होंगे, जनरली नहीं होंगे ये दोनों बराबर। बर्नौली बोला कि किसी एक जगह का प्रेशर निकालो, किसी एक जगह का हाइट निकालो उसी जगह का, और उस जगह का अगर सर इनका सब बराबर हो रो रहा है। V1 स्क्वायर, अगर ये तीनों बता है, तो इन तीनों का सम जो है ना, ये कांस्टेंट होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कैसे होगा, थोड़ा सा लॉजिक अगर भिड़ाओगी तो ये देखो, ये यहाँ पे हाइट ये है और यहाँ पे ये यहाँ का हाइट कम है ना, ये देखो, अगर आपको डाउट है भाई कैसे बराबर हो जाएगा, तो इसका आप थोड़ा सा लॉजिक आप निकाल सकते हो। ये H1 है, ये H2 है, यहाँ का वेलोसिटी मान लो V1 है,
यहाँ का वेलोसिटी मान लो v2 है। अब देखो ये इसका सम बराबर होना है, तो देखो थोड़ा सा लॉजिक, हल्का अगर आप लॉजिक अगर इसमें आप लगाओगे तो समझो, यहाँ का हाइट कम है, देखो यहाँ का h1 जो है ना वो कम है, ठीक है, h1 प्लस v1 स्क्वायर, अगर यहाँ का h1 कम है ना तो यहाँ का v1 ज्यादा रहा होगा, क्योंकि जैसे जैसे हाइट जाएगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी घटती जाएगी, ठीक है, लेकिन इसका सम जो है ना वो कंपेंसेट कर लेता है, h2 प्लस v2 स्क्वायर को कंपेंसेट कर जाएगा। h1 अगर कम है तो v1 ज्यादा है, यहाँ h1 ज्यादा हो गया लेकिन v2 तो यहाँ पे घट जाएगा, तभी जाकर के इन दोनों का सम जो है ना ये दिस इक्वल टू दिस होता है। थोड़ा सा अगर आप रिलेट कर पाओगे तो आप समझो कि यहाँ का वेलोसिटी अगर ज्यादा है तो यहाँ वेलोसिटी कम हो जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली ये जो सम है ना इन तीनों का सम को बराबर आना ही आना है, ये बर्नौली का एडवांटेज था, ठीक है। ओके इसके सर। बाद क्या कर रहा है सर, जब किसी प्रोजेक्टाइल को रूफ से फेंकते हैं तो टावर की हाइट निकालने वाला कॉन्सेप्ट, प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो टावर की हाइट निकालने वाला कॉन्सेप्ट, अच्छा ठीक है, इसको देखते हैं एक मिनट को। मैक्सिमम वेवलेंथ रेडिएशन ठीक है, बर्नौली ठीक है, डी/dt डिस्प्लेसमेंट लॉ हो गया ना भाई, और कुछ छूट रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई पूछ रहा था, सौरभ चला गया, चलो ठीक है चला गया। सर बोल्ट्जमैन लॉ था। हाँ यस बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है आकाश अभी रुकना, मैं बता रहा हूँ आपको, बोल्ट्जमैन लॉ पे आते हैं, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ पे आते हैं। तो रेडिएशन, अगेन रेडिएशन का खेला है ना, ये सब रेडिएशन का खेला है, रेडिएशन के तो मस्त मस्त कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं रेडिएशन में। जो विंस का जो लॉ था वो भी रेडिएशन पे था, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन रेडिएशन पे है, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग भी रेडिएशन पे है, सब खेला रेडिएशन का है। कंडक्शन वगैरह तो एकदम आउटडेटेड हो रखा है, हाँ किरचॉफ्स लॉ वो भी एग्जैक्टली, किरचॉफ्स लॉ भी रेडिएशन पे ही है, तो रेडिएशन पढ़ने में बहुत मजा आता है। कंडक्शन में तो वही है एक फॉर्मूला जो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी अगर आपने निकाला होगा, विच इज इक्वल्स टू के ए डेल्टा थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाई एक्स, ये फॉर्मूला आपका आया होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका आया होगा। नीरज कुछ पूछ रहा था क्या, कोई और नहीं है पूछने वाला, एक आकाश है ना, हाँ चलो ठीक है। तो ये कंडक्शन था ना, दिस इज द कंडक्शन, तो कंडक्शन में तो बस यही है और कुछ है नहीं, ये तो बहुत पुराना हो गया, ये सब तो बहुत पुराने चल रहा है। रेडिएशन बहुत मजेदार टॉपिक है, तो इसमें स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ एक आता था, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, ध्यान से सुनो, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ दोनों मिला करके होता है। तो स्टीफेंस ने क्या किया था, स्टीफेंस का लॉ जो था ना वो एक्सपेरिमेंटल है, सबसे पहले इस बात को समझो। अनीता पूछ रही है ना, हाँ अनीता, तो स्टीफेंस का जो लॉ है ना वो एक्सपेरिमेंटल है, उसका थियोरेटिकल प्रूफ बाद में आया था। तो स्टीफेंस ने जो अपना एक्सपेरिमेंट दिया था उसके अकॉर्डिंग टाइम रेट ऑफ एनर्जी रेडिएशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर ये मोबाइल है या फिर कोई ऑब्जेक्ट को अगर आपने हीट कर रखा है तो एनर्जी रेडिएट करेगा, लाइक सन सबसे अच्छा एग्जांपल सन है, सन के पास एनर्जी है और वो एनर्जी लगातार रेडिएट कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म वेव्स के फॉर्म में, ठीक है, समझ में आ रहा है। सन के पास जो एनर्जी है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में उसको लगातार रेडिएट कर रहा होता है। तो स्टीफेंस ने वही बोला था कि आखिर कोई बॉडी अगर एनर्जी को रेडिएट करेगा तो उसका रेट क्या होगा, समझ में आया नहीं था। स्टीफेंस ने बोला क्या था, स्टीफन ने बोला कि सन जो अपनी एनर्जी को एमिट कर रहा है ना उसका रेट क्या है, उसका रेट बताया था। रेट, व्हाट इज रेट, टाइम रेट चेंज ऑफ डीवी बाई डी होता है ना, डी बाई डी कुछ भी, डी बाई डी और यहाँ पे कुछ भी रहेगा पता नहीं, तो रेट बताया था स्टीफेंस ने कि सन जो अपनी एनर्जी को एमिट कर रहा है ना वो किस रेट से एमिट कर रहा होगा, ये बताया था। ये सब कुछ एक्सपेरिमेंटल है ना, सब कुछ एक्सपेरिमेंट था इसका। इसने बोला था कि एनर्जी रेडिएशन जो होगा ना, दिस इज द रेडिएशन टाइम रेट ऑफ एनर्जी रेडिएशन, एनर्जी को कैसे रेडिएट करेगा उसका रेट बता रहा है ना, एनर्जी नहीं बता रहा है, ये एनर्जी नहीं बता रहा है, हीट किस हिसाब से वो रेडिएट कर रहा है, रेडिएशन का रेट बता रहा है, रेट, ठीक है, रेट ऑफ एनर्जी रेडिएशन, ओके सर। ठीक है। ये दिस इज अगर आप एनर्जी को लिखते हो ना तो आप एनर्जी डी ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाई डी टी, दिस इज यू, ये एनर्जी नहीं बता रहा है, ये एनर्जी के निकलने का रेट बता रहा होता है, किस स्पीड से वो निकल रहा होता है एनर्जी, वो बता रहा होता है। तो सबसे पहले इसने क्या बोला था, जो रेडिएटेड एनर्जी होगा ना, रेडिएटेड एनर्जी का रेट ऑफ रेडिएटेड एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया। सबसे पहले उसने बोला कि जिसका जितना बड़ा एरिया होगा वो उतना आसानी से अपना एनर्जी रेडिएट करेगा,
सबसे पहला लॉ था। दूसरा इसने बोला होता है सिग्मा ए टी के पावर 4। हाँ, दूसरा इसने बोला कि जिसका जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा वो उतना इजीली अपना एनर्जी रेडिएट करेगा, और वो भी टेम्परेचर का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं होता है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं होता है, एक की पावर 4 होता है। सोचो कि स्टीफेंस कितना बुद्धिमान था। टी के पावर वो 5 क्यों नहीं बोला, वो 6 क्यों नहीं बोला, वो 8 क्यों नहीं बोला, ठीक है, वो स्क्वायर क्यों नहीं बोला, वो 1 क्यों नहीं बोला। सोचो एक्सपेरिमेंट्स, कितना भयानक एक्सपेरिमेंट वो लोग करते रहते थे पहले के जो साइंटिस्ट होते थे, कितना प्रिसाइज कैलकुलेशन है। उन्होंने बोला, स्टीफेंस ने बोला कि ये टी रेज़ टू द पावर 4 होता है, ठीक है। टी इज द टेम्परेचर ना, टाइम वगैरह कंफ्यूज मत करना, दिस इज टेम्परेचर। तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो अर्थ अपने टेम्परेचर के 4th पावर से एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, दिस इज द रेट। सोचो कितना तेजी से वो रेडिएट कर रहा होगा, तब जाके उसकी स्पीड कितनी ज्यादा है रेडिएशन की, तब जाके अर्थ, सन हमसे इतना दूर है, इसके बावजूद सन का एनर्जी जो है ना हम तक पहुंच रहा है, क्योंकि वो इतना फास्ट रेडिएट कर रहा होता है, इतना स्पीड, इतना तगड़ा स्पीड लेकर के वो हीट एनर्जी जो है ना हम तक पहुंच रहा होता है, 4th पावर का एनर्जी। और तीसरा होता है इज प्रोपोर्शनल टू द नेचर ऑफ द सरफेस, नेचर ऑफ द सरफेस विच इज इक्वल्स टू सिग्मा, जिसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा को क्या बोलते हैं, एमिसिविटी बोलते हैं। क्या एमिसिविटी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान से समझो इसको, मैं बता रहा हूँ। सर सन का जो सरफेस है वो क्या होगा? वो ब्लैक बॉडी होगा, वही तो मैं आपको अभी मैंने बताया ना, वो ब्लैक बॉडी। एग्जैक्ट देखो, ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट एक आइडियल कॉन्सेप्ट होता है, एक्चुअल में कोई बॉडी ब्लैक बॉडी होता नहीं है। तो ये जो एमिसिविटी होती है ना, ब्लैक बॉडी जो होता है ना, वो बेसिकली मान के चलते हैं कि हाँ भाई, जो सन का जो वो है ना, वो ब्लैक बॉडी है। सन जो एनर्जी रेडिएट कर रहा होता है ना, वो ब्लैक बॉडी है, हम ये मान के चलते हैं, ठीक है। बस ये है। तो बट एक्चुअल में ब्लैक बॉडी कुछ होता नहीं है, ये बिल्कुल आइडियल कॉन्सेप्ट होता है। एमिसिविटी हो गई, तो जब इन तीनों को आप क्लब करते हो ना, जब आप इन तीनों को क्लब करते हो, तो एनर्जी रेडिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो आता है ए इंटू टी के पावर 4 होता है, सिग्मा इंटू ए इंटू टी के पावर 4 होता है। इसको आप प्रोपोर्शनलिटी हटा करके आप दे भी सकते हो, ये टी का पावर 4 होता है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला आता है स्टीफेंस लॉ का, ठीक है। इसमें एक और टर्म लगाया जाता है, ये रो का टर्म एक और लगाया जाता है, दिस इज कॉल्ड एमिसिविटी। ये एमिसिविटी नहीं होता है, ये एमिसिविटी नहीं होती है, ये स्टीफेंस कांस्टेंट होता है। वेट, ये स्टीफेंस कांस्टेंट होता है, दिस इज एमिसिविटी। एमिसिविटी क्या है, सवाल ये उठता है कि एमिसिविटी क्या है, ठीक है। तो एमिसिविटी क्या होता है, दिस इज एमिसिविटी, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी ब्लैक बॉडी है, एमिसिविटी का मतलब क्या होता है, इफ a body is a black body, if body is a black body like sun, body is a black body, अगर कोई बॉडी प्योर ब्लैक बॉडी है तो इमिसिविटी की वैल्यू जो होती है ना वो 1 होती है, ठीक है। और आपको ये पता है कि ब्लैक बॉडी जो होता है वो सबसे अच्छा रेडिएटर होता है, ब्लैक बॉडी से अच्छा तो कोई रेडिएटर हो ही नहीं सकता है। तो ब्लैक बॉडी अगर सबसे अच्छा जो रेडिएटर होगा वो ही एक ब्लैक बॉडी होगा, वो सबसे तेज रेडिएट करेगा। और ब्लैक बॉडी से नीचे जो भी होंगे, मान लो कि व्हाइट कलर का है, कोई ब्लू कलर का है, कोई येलो कलर का है, ठीक है, तो उसका जो एनर्जी रेडिएशन होगा वो तो डेफिनेटली इससे कम ही होने वाला है। तो इमिसिविटी की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो, ध्यान से समझो इसको, ये 1 आखिर क्या चक्कर क्या है इसका, इमिसिविटी का चक्कर है क्या। अगर इसकी वैल्यू को अगर आप 1 रखते हो फॉर ब्लैक बॉडी, तो यू की वैल्यू जो होती है सिग्मा इंटू ए इंटू टी का पावर 4 आया फॉर ब्लैक बॉडी, फॉर ब्लैक बॉडी। अब ये ब्लैक बॉडी क्या एनर्जी रेडिएट करता है, ये मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट करेगा, ये मुझे पता है। ब्लैक बॉडी जो होता है वो द बेस्ट रेडिएटर होता है, इससे अच्छा रेडिएटर तो कोई हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी के अलावा कोई भी बॉडी होगा तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक एमिसिविटी लगाता हूँ, ठीक है। और ये इस एमिसिविटी की वैल्यू जो होती है ना वो 0 से 1 के बीच होती है ना, 0 से 1 के बीच होती है, इंटू ए इंटू टी का पावर 4। 0 से 1 करने का कारण क्या होता है, ब्लैक बॉडी जो होता है उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 रख दिया, और बाकी के लिए एमिसिविटी वैल्यू को 0 से 1 ही रखोगे, मान लो कि 0.5 रखते हो, इंटू सिग्मा इंटू ए इंटू टी का पावर 4। ध्यान से समझो इसको, आखिर एमिसिविटी का सिग्निफिकेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिग्निफिकेंस, समझ में नहीं आएगा आपको, ध्यान से समझो, मैं समझा रहा हूँ, बट डाउट है तो पूछना। सिग्मा इंटू ए इंटू टी का पावर 4। अब देखो ब्लैक बॉडी जो था ना वो मैक्सिमम कर रहा था, अगर 0.5 का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन कितना लिखोगे, इसका आधा होगा ना, तो बट्टा 2 हो जाएगा। अगर ये ब्लैक बॉडी नहीं है तो ठीक है, मान लो 0.7 कोई ले लेता है, 0.7 इंटू सिग्मा इंटू ए इंटू टी का पावर 4, तो ऑब्वियसली ये ब्लैक बॉडी से कम ही रहेगा।
0.9 ले लोगे, सिग्मा इंटू ए इंटू टी का पावर 4 ये ब्लैक बॉडी से कम रहेगा। ठीक है, 0.8 ले लोगे, सिग्मा इंटू ए इंटू टी का पावर 4 ये ब्लैक बॉडी से कम रहेगा। ये सारे टर्म्स आपके ब्लैक बॉडी से कम रहेगा। तो ब्लैक बॉडी के लिए जो ये सिग्मा होता है ना, ये 1 होता है, ये मैक्सिमम होता है। मुझे पता है कि ब्लैक बॉडी से ज्यादा अच्छा रेडिएटर तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो सिग्मा और सर जीरो किसके लिए होता है? जीरो नहीं होगा, जीरो ये सब हाइपोथेटिकल केस है, मतलब जीरो कहने के लिए होता है, जीरो नहीं होता है अभी, सब हाइपोथेटिकल केस है, सब काल्पनिक है ये सब चीजें। ब्लैक बॉडी भी एक काल्पनिक कॉन्सेप्ट है, कोई बॉडी ब्लैक बॉडी हो ही नहीं सकता, असंभव है, कोई बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं होता है। यस सर। ये सब हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बस मतलब चल रहा है। ठीक है, सर और सन फिर तो सन खुद एक ब्लैक बॉडी हुई ना? हाँ सन एक ब्लैक बॉडी है ना, मतलब नियर टू ब्लैक बॉडी है, नियर टू ब्लैक बॉडी, एग्जैक्ट ब्लैक बॉडी सन भी नहीं है। ठीक है, बस नियर, अब अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो कि हाँ सन एक ब्लैक बॉडी है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत अच्छा रेडिएटर है, बहुत अच्छी तरह से वो रेडिएट कर रहा है चीजों को। ठीक है, और और क्या था भाई किसी का डाउट? सर जब किसी प्रोजेक्टाइल को रूफ से फेंकते हैं तो टावर की हाइट कैसे सर ये देखो? हाँ बोल। इमिसिविटी जो है वो इमिशन ही है ना रेडिएशन का? एमिसिविटी एक कांस्टेंट है, एमिसिविटी इज अ कांस्टेंट। सर इमिसिविटी क्यों नाम रखा है फिर इसका? इमिसिविटी ब्लैक बॉडी कितना एमिशन करता है इस वजह से एमिसिविटी बोल दिया गया। ये कांस्टेंट नंबर है, इसको कोई मतलब नहीं है दूसरे कॉन्सेप्ट से। ठीक है, एनोमलस बिहेवियर, एनोमलस बिहेवियर तो होता है, पानी वाला बात करो ना, 4 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी गर्म, सर पानी की यस। डेंसिटी बढ़ जाती है, उसका भी कहानी है कि भाई टेम्परेचर को आप घटाते जाओगे तो डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस जो होता है ना, 4 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी की डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, इज मैक्सिमम। हाँ ट्रिपल पॉइंट भी बता देता हूँ, इज मैक्सिमम। ठीक है, देखो ये कैसे होता है, एनोमलस बिहेवियर कैसे होता है, क्या कारण रहा होगा। तो बेसिकली आपको पता है कि हीट का एक सिंपल सा फंडा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप हीट दे रहे होते हो, हाँ स्टीफेंस लॉ समझ में आ गया ना, स्टीफेंस लॉ, हाँ स्टीफेंस में एक पॉइंट और रह गया था। तो स्टीफेंस का जो ये जो लॉ था ना, ये सब कुछ एक्सपेरिमेंटल था, स्टीफेंस ने सब कुछ एक्सपेरिमेंटली निकाला था। ठीक है, तो इसी को आगे चल करके बोल्ट्जमैन आए थे ना, फिर से आगे चल के एक साइंटिस्ट आए थे बोल्ट्जमैन, बोल्ट्जमैन ने इस पूरे थ्योरी को ना, ये जो पूरा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू था ना, उसको एज इट इज थ्योरेटिकली प्रूफ कर दिया था बोल्ट्जमैन। ठीक है ना, वेरीफाइड बाय बोल्ट्जमैन। सर ये 2 साइंटिस्ट ने करा है मतलब मिलके? या यस, तभी तो इसको स्टीफेंस बोल्ट्जमैन बोला जाता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले इसको स्टीफेंस ने निकाला था, पहले शुरुआत इसकी स्टीफेंस ने, स्टीफेंस बिल्कुल यहाँ तक पहुंच गया था ना, बिल्कुल यहाँ तक पहुंच गया था स्टीफेंस। बट स्टीफेंस का जो एक्सपेरिमेंट था वो थ्योरेटिकल नहीं था, वो प्रैक्टिकल था। प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करता था कि हाँ सन से एनर्जी आ रही है, तो रेडिएशन वाला एनर्जी जो है ना वो टी का, कभी वो देखता हो कि हाँ टी का पावर पे सूट नहीं कर रहा है, तो फिर वो टी स्क्वायर पे मिलाने की कोशिश करता था, तो देखता था कि, देखता होगा मतलब मैं आपको एक प्रॉक्स बता रहा हूँ कि भाई वो भी सूट नहीं कर रहा है ना, एनर्जी का रेडिएशन एग्जैक्ट एग्जैक्ट यू जो है ना वो सही सही नहीं बैठ रहा होगा, जो भी वो कर रहा होगा। तो फिर वो टी क्यूब लगा के, टी क्यूब का हिसाब लगाया होगा तो वो भी सही नहीं बैठा होगा, फिर वो T4 का हिसाब लगाया तो वो सही बैठ गया, तो वो एक्सपेरिमेंटली उसने प्रूफ कर दिया। फिर एरिया पे भी वो आया होगा, 2 बॉडी को लिया होगा, एक बॉडी का एरिया कम रखा होगा, उससे एनर्जी रेडिएट करवा रहा होगा, एक बॉडी का एरिया बड़ा रखा होगा और उससे एनर्जी को रेडिएट करवाता होगा, दोनों का रेट मेजर करता होगा। तो वो देखा कि जिसका एरिया ज्यादा है वो ज्यादा एनर्जी रेडिएट कर रहा है, जिसका एरिया कम है वो कम एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो उसने बोला कि हाँ भाई यू इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, तो ये सब कर रहा था, वो एक्सपेरिमेंट करता था स्टीफेंस, इसको बाद में वेरीफाइड बाय बोल्ट्जमैन। ये बोल्ट्जमैन ने इसको थियोरेटिकली प्रूफ किया था, बिल्कुल थ्योरी है ना, बिल्कुल वेरीफाइड बोल्ट्जमैन। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट्स को पहले स्टीफेंस ने एक्सपेरिमेंटल निकाला, बोल्ट्जमैन ने इसको थियोरेटिकली ड्राइव कर दिया था। तो ये एक अच्छा टॉपिक इसमें था। इसके बाद इसलिए इसको स्टीफेंस बोल्ट्जमैन के नाम से आना था। ये कांस्टेंट भी जो होता है ना सिग्मा, ये जो सिग्मा जो कांस्टेंट है, इसका भी वैल्यू 5.67 इंटू 10⁻⁻8 होता है ना। देखो कितना आसान है, 5, 6, 7 और ये 8। इसका यूनिट कैसे, इसका यूनिट वगैरह पूछा जाता है तो यूनिट वगैरह देख लेना, यूनिट निकाल लोगे आप लोग। तो ये इसका कांस्टेंट होता है ना, इमिसिविटी का ये कांस्टेंट, इमिसिविटी नहीं है ना, ये स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये एमिसिविटी नहीं है, स्टीफेंस कांस्टेंट, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, दोनों के नाम से ये इस एक्सपेरिमेंट पूरे लॉ को जाना जाता है, ये पूरा लॉ दोनों के नाम से जाना जाता है, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ के नाम से जाना जाता है। ये रेडिएशन के लिए था। ठीक है, विंस जो है वो रेडिएशन पे है, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन रेडिएशन पे है, किरचॉफ्स रेडिएशन पे है।
सारे अच्छा सर, रेडिएशन। हमने इसमें एक तो सिग्मा लगाया है प्रोपोर्शनल का साइन हटा के और एक एमिसिविटी का, यस इसमें दो। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। सिग्मा तो हमने प्रोपोर्शनलिटी को हटा के लगाया, इस सिग्मा को हमने प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके स्टीफन ने अपना एक कांस्टेंट दिया था, ठीक है। लेकिन जो 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 स्टीफन जो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था ना, वो ब्लैक बॉडी के लिए कर रहा था। तो ब्लैक बॉडी के लिए अगर आप करोगे तो आपको सिग्मा की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिग्मा तो 1 होना ही है ब्लैक बॉडी के लिए। लेकिन जब यस सर। जब एक्सपेरिमेंट हो रहा था, ये सब एक्सपेरिमेंट हो रहा था, तो ब्लैक बॉडी के बजाय ये जो रेट आता था ना, जो रेट ऑफ एनर्जी रेडिएशन वाला जो रेट आता था, वो ब्लैक बॉडी के लिए कुछ आता था और बाकी के लिए उससे कम आने लगता था। ब्लैक बॉडी का बहुत ज्यादा आता था और ब्लू वाले का कम आता होगा, वॉयलेट वाले का और कम आता होगा, येलो वाले का कम आता होगा, रेड का कम आता होगा। तो जो भी कम आता था उसके लिए फिर स्टीफेंस ने एक उपाय बताया कि भाई ऐसा करो, यहाँ पे एक एमिसिविटी लगा दो। और ये एमिसिविटी जो है ना, ये ब्लैक बॉडी, ये नेचर ऑफ बॉडी पे डिपेंड करेगा। अच्छा सर, इससे पता लग जाता है कि हाँ सिर्फ ही ब्लैक बॉडी के हाँ, लिए यस एप्लीकेबल है। एग्जैक्टली, ब्लैक बॉडी है कि या नहीं है। हाँ, एक मिनट ओके रुकना। सर। हम्म, आकाश का क्या डाउट रह गया? एनोमोलस पे मैं आता हूँ सर, ट्रिपल पॉइंट भी बता दो। हाँ चलो, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है ना, मैक्सिमम होता है। जो हीट का सबसे पहला प्रॉपर्टी, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा हीट के बारे में, तो आप पढ़े होंगे कि किसी भी बॉडी को जब आप हीट करते हो तो वो एक्सपैंड करता है ना, वो फैलता है ना, ये आपने पढ़ा होगा। और जब आप उसको कूल करने जाते हो तो वो सिकुड़ने लगता है, पढ़े हो ना भाई। तो मान लो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे आपने वाटर को रखा हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस पे आपने वाटर को रखा हुआ है। इसको आप कूल करते जा रहे हो ना, इससे आप एनर्जी को आप निकालते जा रहे हो ना, आप हीट को आप निकालते जा रहे हो, डेल्टा क्यू को ना आप निकालते जा रहे हो ना, निकालते खींचते जा रहे हो, इसमें से एनर्जी को आप खींचते जा रहे हो, तो इसका टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। डाउन होते होते मान लो कि इसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, तो डाउन हो रहा होगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो पानी की जो डेंसिटी है ना, उसको कम होना चाहिए ना भाई, डेंसिटी कम होना चाहिए, क्योंकि इसका वॉल्यूम घटता जाएगा ना। डेंसिटी किस पे डिपेंड करता है? वॉल्यूम पे डिपेंड करता है क्या? रो इज प्रोपोर्शनल टू वी होता है क्या? बताओ। No, sir. यस सर, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी सॉरी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, No, sir. इट्स 1/v होता है। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज रो होता है इन्वर्सली। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी को घटना पड़ेगा। तो अगर आप टेम्परेचर को आप घटा रहे हो, टेम्परेचर आप खींच रहे हो ना, उस किसी बॉडी वाटर में से आप टेम्परेचर को आप खींच रहे हो, तो उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए? वॉल्यूम को घटना चाहिए। वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका जो डेंसिटी है इसको बढ़ना चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम अगर घटेगा तो इसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए? पानी की डेंसिटी बढ़नी चाहिए ना, बताओ भाई। Yes, sir. तो वॉल्यूम घटेगा तो पानी का डेंसिटी बढ़ेगा, पानी का डेंसिटी बढ़ेगा तो, और लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस से आप अगर 0 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाते हो पानी को, 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस में पानी कौन से फेज में रहेगा? बताओ, पानी कौन से फेज में रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे? सर आइस सॉलिड। लिक्विड फॉर्म में रहेगा ना भाई। Sir, 4 डिग्री पे पे सॉलिड, हाँ. 4 डिग्री पे सॉलिड कैसे आ जाएगा यार? सर 0 बोला था ना आपने। 4 डिग्री से 0 डिग्री का मैं बात कर रहा हूँ, 4 to 0 का मैं बात कर रहा हूँ। सर लिक्विड रहेगा सॉरी। हाँ, ये लिक्विड फॉर्म में Sir, रहेगा ना, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो 4 डिग्री से अगर आप 0 डिग्री की तरफ लेके जा रहे होगे तो इसका वॉल्यूम घटना चाहिए था, वॉल्यूम को घटना चाहिए था ना, वॉल्यूम घटेगा ना, ठीक है। अगर वॉल्यूम टेम्परेचर आप निकाल रहे हो ना भाई, आप इससे टेम्परेचर को खींचोगे तब तो 4 से 0 की ओर कन्वर्ट करेगा। अगर आप टेम्परेचर को खींचोगे यानी आपने हीट उसमें से निकाला होगा, हीट निकालने का मतलब है कि वो सिकुड़ गया होगा, वॉल्यूम उसका घट गया होगा। अगर वॉल्यूम घट गया होगा तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, बढ़नी चाहिए थी। 4 डिग्री वाला पे डेंसिटी अगर 4 डिग्री सेल्सियस पे जो भी रहा होगा, और 0 डिग्री सेल्सियस पे जो भी डेंसिटी रहा होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो भी डेंसिटी रहा होगा, कायदे से हीट का जो जो फॉर्मेट है कि अगर मैं हीट खींचूंगा तो उसकी डेंसिटी बढ़ जानी चाहिए थी, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे इसकी डेंसिटी बढ़ जानी चाहिए थी कायदे से, नियमानुसार। जो जो एक जनरल फॉर्मूला होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब मैं हीट खींचूंगा तो उसकी डेंसिटी बढ़नी चाहिए। लेकिन 4 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी होता है ना, वो इसी को हम लोग एनोमलस बिहेवियर बोलते हैं, एनोमलस। सर ये जो पानी में जो एनिमल्स रहते हैं ये हाँ उनके लिए अच्छा होता है, हाँ, उनके लिए कैसे अच्छा सर? होता है। हाँ, तो ये देखो, तो समझो, तो पहले ये समझो कि आखिर ये एनोमलस हो कैसे रहा है, क्या आखिर ये कहना क्या चाहता है एनोमलस। 4 डिग्री सेल्सियस पे जो डेंसिटी है ना, ये डेंसिटी मैक्सिमम होती है, इसके बाद भी इसकी डेंसिटी को ना बढ़ना चाहिए था कायदे से। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे कुछ डेंसिटी रहा होगा,
ठीक है, टेम्परेचर अगर घटा दोगे, इसका टेम्परेचर घटा करके तुम 80 डिग्री सेल्सियस पे अगर ले आते हो तो डेंसिटी जो है ना उसको और बढ़ना चाहिए था। 80 के बाद अगर आप इसको 60 पे ले आते हो तो डेंसिटी और बढ़ना चाहिए था। 4 पर लेकर के आते हो तो डेंसिटी बढ़ना चाहिए था। 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आके आते हो तब भी इसकी डेंसिटी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन 4 तक तो बढ़ता है। 4 से अगर आप पानी को अगर आप 4 से फर्दर ठंडा करते हो ना, और ठंडा कर रहे हो, तो 4 और 0 के बीच का जो कॉन्सेप्ट है ना ये उल्टा हो जाता है। इन दोनों के बीच में जो डेंसिटी होती है ना वो घटने लगती है। दिस इज द एनोमलस बिहेवियर, यही इसका एनोमलस बिहेवियर है। ठीक है, तो डेंसिटी घटने लगती है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस तक ही पानी का डेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम रहेगा। ये मैक्सिमम डेंसिटी शो करता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होता है, डेंसिटी घटने लगता है। कायदे से तो बढ़ना चाहिए था डेंसिटी। समझ में आ रहा है भाई? जो हीट का जो थ्योरम, हीट का जो फॉर्मूला है कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप हीट करते हो या फिर हीट अगर उससे निकालने लगते हो तो हीट क्या करोगे, आप टेम्परेचर को आप घटाओगे, आप हीट को आप घटाओगे। अगर आप हीट को घटाओगे तो टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। ठीक है, वॉल्यूम घटेगा तो चार्ल्स लो भी कह सकते हैं ना बढ़ जाना चाहिए। हाँ हाँ आकाश, चार्ल्स लो भी कह सकते हैं ना कि टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम घटेगा। हाँ 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 बिल्कुल वही है। तो अगर टेम्परेचर घटा तो वॉल्यूम घटा तो डेंसिटी को बढ़ जाना चाहिए था। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जब मैं रखा हुआ था और इसके टेम्परेचर को मैं घटाता गया ना, घटाता गया, घटाते घटाते मैं 4 डिग्री सेल्सियस तक आया। तो 100 से मैं घटा रहा हूँ तो टेम्परेचर डाउन हो रहा है ना, टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है। और डेंसिटी जो है ना वो बढ़ रही थी, डेंसिटी अभी भी बढ़ी, डेंसिटी अभी भी बढ़ी। लेकिन 4 के बाद जो है ना टेम्परेचर तो घट रहा है, टेम्परेचर तो अभी भी घट रहा है, टेम्परेचर तो घट रहा है 0 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन जो डेंसिटी है ना वो बढ़ना चाहिए था। नियमानुसार, इस नियम के अनुसार तो डेंसिटी को बढ़ना चाहिए था, क्योंकि आप एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, एनर्जी इस सिस्टम से बाहर निकाल रहे हो। वॉल्यूम, टेम्परेचर घट जाना चाहिए था, वॉल्यूम घट जाना चाहिए था, डेंसिटी बढ़ जाना चाहिए था। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में डेंसिटी जो है ना वो घटने लगता है। ठीक है, और तो कब तक ये बढ़ रहा था, 4 तक ये बढ़ रहा था ना, 4 तक ही तो ये बढ़ा, 4 के बाद तो बढ़ना बंद हो जाता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो डेंसिटी होती है ना, एट 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, इसके बाद वो बढ़ना बंद हो जाता है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। ठीक है, और 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में, 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, ये उल्टा हो रहा है। ये जो एक नेचर का जो लॉ है ना, नेचर के लॉ के अगेंस्ट जा रहा है पानी। जो नेचर का जो लॉ है, जो प्रकृति ने जो नियम बनाया था 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो नियम लागू नहीं हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एनोमलस बिहेवियर, यही इसका एनोमलस बिहेवियर है। प्रकृति बोला कि भाई किसी भी बॉडी से अगर आप हीट एक्सट्रैक्ट करोगे ना, एनर्जी को अगर आप खींचोगे तो उसको सिकुड़ जाना चाहिए। अगर वो सिकुड़ेगा तो डेंसिटी बढ़ना चाहिए। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस वाला जो है ना टेम्परेचर, उसमें ये नियम लागू नहीं होता है। 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डेंसिटी डिक्रीजेस। दिस इज एनोमलस बिहेवियर, इसी को हम लोग एनोमलस बिहेवियर। 0 से कम जाएगी तो फिर उसकी डेंसिटी दोबारा बढ़ने लगेगी। 0 से कम पे तो ये लिक्विड रहेगा ही नहीं ना, खेला तो वहीं खत्म हो जाएगा। हाँ, वाटर आइस वाटर बन जाएगी। वाटर रह कहाँ जाता है, ये वाटर की बात हो रही है ना, यस ये वाटर की बात हो रही है। 0 से नीचे तो वाटर रहेगा ही नहीं, वो तो सॉलिड बन गया। 0, दिस इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। इसलिए तो मैंने सर आप बोला। ट्रिपल पॉइंट, हाँ नहीं, हाँ बोलो। सर आप ट्रिपल पॉइंट बता दो। हाँ, दिस इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ये इसका एनोमलस बिहेवियर है। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे एक पर्टिकुलर, दैट इज 273.15 केल्विन, केल्विन का ही निकाला वो था। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर प्रेशर भी इसमें ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी प्रेशर पे आप ये सब अचीव नहीं कर सकते हो, प्रेशर मायने रखता है। ATM, हाँ, 1 एटीएम नहीं होता है, 1 एटीएम होता है क्या, 1 एटीएम नहीं होता है, कुछ और होता है। 1 एटीएम में मिल जाएगा, पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ। बट प्रेशर भी, ट्रिपल पॉइंट का प्रेशर भी ना कुछ अलग होता है, पर्टिकुलर प्रेशर होता है, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट क्या होता है। तो ये जो टेम्परेचर होता है ना, दिस इज अ ट्रिपल पॉइंट ऑफ TTR। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर उस टेम्परेचर को बोलते हैं जहां पर लिक्विड जो वाटर है ना, वाटर का तीनों स्टेट को एग्जिस्ट कर रहा होता है, को सर एग्जिस्ट। ट्रिपल पॉइंट वो है ना जिसपे टेम्परेचर प्रेशर की वो वैल्यू जिसपे मतलब स्टेट, मतलब कि मैटर की हर स्टेट एग्जिस्ट करती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही, मैटर का नहीं, सिर्फ ये वाटर का बात हो रहा है, मैटर का नहीं, किसी मैटर का एग्जिस्ट थोड़ा ना करेगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, सारा मैटर एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं। सर मेरी कॉपी में तो मैटर ही लिखा हुआ है। मैटर नहीं, ये पानी होता है ना,
मैटर लोहे को मैं 0 डिग्री पे ले जाऊंगा तो वो आइस थोड़ी ना बदल जाएगा। पानी है ये, आई थिंक ये पानी पर है, बट पता नहीं, मुझे श्योर नहीं, हो सकता है, बट मुझे तो लगता है ये पानी पे ही है, सिर्फ पानी के लिए स्पेसिफाइड है। ये सॉलिड है और ये लिक्विड है और ये गैस है। तो ये तीनों जो है ना वो को एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, को एग्जिस्ट, एक साथ तीनों आपको मिल जाते हैं। तो दिस टेम्परेचर, ये टेम्परेचर जो है ना वो टेम्परेचर हमारा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहलाता है, को एग्जिस्ट। तो टेम्परेचर को हम लोग, टेम्परेचर जो होता है वो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहलाता है। ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल नाम, ट्रिपल अगर ये यूज कर रहा है तो आप समझो कि पानी के तीनों स्टेट की बात कर रहा है, पानी के तीनों फेजेस की बात कर रहा है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस की बात कर रहा होता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। गैस कैसे एग्जिस्ट करेगा? गैस भी एग्जिस्ट करेगा। अगर आप प्रेशर, अगर आप बर्फ, बर्फ जो होता है अगर वो फ्रिज से निकालते हो बर्फ तो देखते हो उसमें से गैस निकलता रहता है, यस सर। ठीक है, तो वही इसका गैसियस स्टेट है। उसी टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे कुछ आपको पानी देखने को मिल जाता होगा, कुछ आपको बर्फ का टुकड़ा मिल जाता है, कुछ आप देखते हो कि जब आप बाहर निकालते हो फ्रिज से तो भाप बन के वो बाहर निकल जाता है, तो गैस ही है, तीनों को एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसके लिए प्रेशर भी, प्रेशर जो है ना वो मायने रखता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। सिर्फ अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस बोल दोगे कि भाई 273.15 केल्विन पे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में अचीव कर लूंगा, ये गलत जवाब है। उसके लिए प्रेशर आपको ना एक लिमिट, एक जो है ना प्रेशर का एक पर्टिकुलर वैल्यू आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर वो प्रेशर आप मेंटेन नहीं कर रहे हो तो आपको भाप नहीं मिलेगा, वो गैसियस फेज नहीं मिलेगा। फिर स्टेट्स ऑफ लिक्विड, हाँ लिक्विड का ही बात है, मुझे भी पता है वो लिक्विड का ही बात है। सारा मैटर नहीं करेगा ना, सारा मैटर 0 डिग्री सेल्सियस पे क्यों पानी, पानी में बदल जाएगा या बर्फ में आ जाएगा और गैस में आएगा, तीनों क्यों आएगा? लिक्विड का ही बात हो रहा है, पानी का ही बात कर रहा है। तो दिस इज अ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब एक और क्या था भाई? सर हाँ बोलो। सर एक लास्ट कॉन्सेप्ट है रेजुलेशन का। रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन तो ऑप्टिक्स की बात कर रहे हो क्या? सर रेजुलेशन REGELATION। ओह अच्छा, ये आप कैलोरीमेट्री का बात कर रहे हो क्या? यस सर। रेगुलेशन और एक और टर्म होता है, दो टर्म है ना, एक और होता है, दो टर्म होता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, मैं देखा हूँ बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं कभी गया नहीं उसके थ्रू, कभी आईआईटी वगैरह जेई वगैरह में कहीं पूछा ही नहीं है आज तक वो। सर इसकी डिफाइन बोलूं मैं? हाँ बताओ। The phenomenon of refrigerating of ice on removal of external pressure is known as regulation. अच्छा, एक और उसमें एक और टर्म दिया होगा, देखो तो वहां पे एक बोल्ड लेटर में एक और नहीं टर्म है। सर, नहीं है? नहीं सर, नहीं सर, इसके पहले लेटेंट हीट है, उसके बाद हाँ ट्रिपल पॉइंट है, फिर कैलोरीमेट्री है। एग्जैक्टली, तो बेसिकली ये ना हम्म, नहीं नहीं सर वो इसका नहीं है। एग्जांपल है आइस स्केटिंग। हाँ वो देखना पड़ेगा नेहा, मैं श्योर नहीं हूँ। इट्स ओके सर। मैं श्योर नहीं हूँ, वो कभी एग्जाम वगैरह में पूछता नहीं है, तो एनसीईआरटी में तो बहुत कुछ लिखा होता है, ऐसा नहीं है, तो सर कभी जेई पूछ, में तो नहीं पूछता ना। हाँ जेई वगैरह में नहीं पूछ, वो सब वर्ड्स बहुत ही यूनिक, आज तक वो सब वर्ड्स का यूज किया ही नहीं गया है, तो नहीं फिर किया गया, ठीक है सर। तो नहीं किया गया, तो मुझे कभी मिला भी नहीं, मैंने कभी ध्यान में नहीं दिया, मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ वो सब, अब आता नहीं है तो क्या ही यस पढ़ाऊँ। सर। ठीक है, इसके बाद एक और आकाश का सवाल है, टावर पे बैठ करके वो क्या करना चाहता है? हाइट निकालना चाह रहा है। तो इसके लिए सिंपल है आकाश, देखो क्या करना, आप क्या करना, आपका सवाल जो मैं एक जनरल वे में मैं आपको बता देता हूँ, आप हाइट कैसे निकालोगे। सपोज करो कि आप टावर पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, देखो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये टावर है ना, यहाँ पे टावर पे आप बैठे हुए और यहाँ से आप मान लो कि बंदूक आप जो है ना एक बुलेट आप फायर कर रहे हो, ठीक है, आपने यहाँ पे ना एक बुलेट लेकर के आप फायर कर रहे हो, कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है और वो उसके हाथ में ना ये बुलेट है। तो बेसिकली प्रोजेक्टाइल का ये सवाल है, तो आप इसको सिंपल प्रोजेक्टाइल से भी आप सॉल्व कर सकते हो, देख लेना प्रोजेक्टाइल का मैं ब्रीफ आपको बता रहा हूँ। सपोज करो कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है ना वो u है, मान लो कि इसकी u इनिशियल वेलोसिटी है, टावर की हाइट मान लो कि y, मान लो h है टावर का हाइट। तो आप इस बुलेट को, अगर आप बुलेट जब फायर किया जाएगा तो बुलेट निकलेगा, बुलेट निकलने के बाद क्या करेगा, बुलेट कुछ इस तरह से प्रोजेक्टाइल का रूप ले लेगा, एक पैराबोलिक पाथ होता है, ये तो आप लोगों को पता है, ये पाथ पैराबोलिक होता है ना, बताओ भाई। यस सर। ये पाथ यस पैराबोलिक, सर। पैराबोलिक होता है, ये आपने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपने निकाला होगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जब आप निकालते हो ना तो ये पैराबोला आता है,
ये सर इसकी इक्वेशन भी प्रूव करने को आती है जो हाँ क्वाड्रेटिक होती है। हाँ, तो ये हाँ वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली में पैराबोला ही होता है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना वो एक पैराबोला का ही इक्वेशन होता है। तो बेसिकली इसको जब आप निकालोगे, मान लो कि यहाँ पे एक हाइट टावर वगैरह रखा हुआ होगा कुछ भी, तो आप निकाल सकते हो। मैं आपको जनरलाइज बता रहा हूँ। अगर ये यू है तो आप सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका जो भी है, आप क्या करोगे ना, आप ना इसको एक्स और वाई कंपोनेंट में सारे टर्म्स को तोड़ना शुरू कर दो। सबको जो भी आपके पास मिलता है ना उसको आप एक्स और वाई में तोड़ना शुरू करो। ठीक है, ये यू जा रहा था तो इसको आप 3 कंपोनेंट्स आप तोड़ो। ठीक है, ध्यान से समझो, इसका प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत आसान प्रोसेस है, अच्छा यूनिवर्सल है, ये कभी फेल नहीं होता है। इसको 3 प्रोसेस में आप तोड़ो ना। इसका यू एक्स निकालो, इसका ए एक्स निकालो, ठीक है, और इसका एक्स निकालो। 3 चीज आप निकालो। एक्स, दिस इज द डिस्टेंस एक्स, ये निकालने के लिए आपको बोलेगा। ठीक है, फिर इसका आप क्या निकाल लो, फिर इसका आप यू वाई निकाल लो। यू वाई क्या होगा वो निकालो। ठीक है, ए वाई क्या होगा आप ये निकालो, और वाई डिस्टेंस निकालो। दिस इज वाई, एच बराबर वाई, इसको मान लो वाई। ठीक है, और इन दोनों को जब आप निकालते हो तो इन दोनों में कॉमन जो होगा ना, इन दोनों में कॉमन जो होगा ना वो टाइम होता है। टाइम जो होता है ना वो कॉमन होता है। तो यहाँ का टाइम निकाल करके इसमें पुट कर दो, यहाँ का टाइम निकाल करके इसमें पुट कर दो, यही करना होता है। और इसमें आपको जो यूज करना आता है, चलो आप इसको सॉल्व करते हैं। यू एक्स मान लो कि यू है, इनिशियल वेलोसिटी यू है ना। एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन कितना है अभी, किसी प्रोजेक्टाइल को अगर मैं फायर करता हूँ, हॉरिजॉन्टली फायर कर रहा हूँ तो सर जीरो। जीरो रहेगा ना। बताओ भाई, नेहा अनीता एग्री कर रहे हो ना? वर्टिकल जीरो डायरेक्शन है, में लगता जीरो है। है। ये जीरो रहेगा। अब मैं एक्स निकालना चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से यू एक्स बराबर यू दे रखा है, एक्स बराबर एक्स दे रखा है। एक्स बराबर एक्स का फॉर्मूला क्या होगा भाई बताओ। एक्स अगर मैं निकालना चाहता हूँ एट टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, एक्स का फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है एस बराबर यू टी हाफ प्लस एटी स्क्वायर। हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि अगर मैं एक्स के लिए लिखना चाहता हूँ इसी फॉर्मूले को, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, एक्स सर बराबर यूटी। यू एक्स टी, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन प्लस सर ये हाफ, तो जीरो हो जाएगा ना। हाँ हाफ एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इनटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब आप लिखोगे तो ये सिंपली एक्स बराबर आ जाएगा यू एक्स टी। एक्स डायरेक्शन में यू कितना था, यू है, यू टाइम टी है, प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। अब ये एक्स की वैल्यू जो है ना वो जीरो हो जाती है। ये देखो ये एक्स जो है ना वो जीरो हो जाएगा। तो सिंपली आपको यू एक्स मिल गया, आपको एक्स मिल गया, एक्स बराबर यू टी। ये आपका पहला इक्वेशन आया। ठीक है, मैंने आपको बताया कि टाइम कॉमन होता है, ये टाइम जो होता है ना ये कॉमन होता है। चलो अब इधर आओ, यू वाई इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना आपको दिख रहा है बताओ मुझे। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन आपको कितना दिख रहा है बताओ। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन आपको कितना दिख रहा है, यू वाई। कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सर जीरो। जीरो है। यस सर। ठीक है, जीरो होगा ना। आपने हॉरिजॉन्टली फायर, इनिशियल स्टार्टिंग जब आपने फायर किया था बंदूक, सर हमने एक्स एक्सिस में फेंका है यस, ना। तो इनिशियल तो एक्स में ही फेंका था, वाई का तो कोई कंपोनेंट नहीं है। इनिशियल कोई कंपोनेंट नहीं हुआ। यस जैसे ही वो सर। बंदूक आगे निकलेगा ना एक कंपोनेंट वाई का आएगा, तब आएगा, हल्का सा वो डेविएट करेगा, फिर वो आगे जाएगा, फिर वो डेविएट करेगा, फिर आगे जाएगा, फिर डेविएट करेगा, फिर आगे जाएगा, फिर डेविएट करेगा। बट इनिशियल स्टार्टिंग यू वाई जीरो होता है। ए वाई की वैल्यू बताओ भाई, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना होता है। सर माइनस सर जी। माइनस मैं इसको प्लस जी लिख दूंगा तो कोई दिक्कत है? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है। माइनस प्लस मेरे हाथ में होता है, वो मैथमेटिक्स है ना। माइनस प्लस तो मैथमेटिक्स है, मैं इसको प्लस लेकर के बनाता हूँ। देखो इसको प्लस लेकर बनाऊंगा वो सही आएगा। और वाई मुझे निकालना है ना, ये वाई मुझे नहीं पता है, तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई। इस फॉर्मूले में वाई को मैं कैसे लिखूंगा बताओ। तो इस फॉर्मूले को मैं वाई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर में लिख सकता हूँ। चलो भाई यहाँ पे आओ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से इस बार यू वाई आपको जीरो दिख रहा होगा। यस सर, हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से जो y की वैल्यूज आ गई ना, यहाँ से जो y की वैल्यू आ गई ये हाफ जी टी स्क्वायर आ गया। ठीक है, आपको ये रेंज निकालना है। सपोज कर लो कि ये रेंज निकालना था, तो इस t का वैल्यू यहाँ से निकालो, इस t का वैल्यू यहाँ से निकालो। यहाँ से t कितना हो जाएगा भाई, t की वैल्यू हो गई 2y बाई जी। इस t की वैल्यू को ले जा करके यहाँ पे पुट करो, तो x क्या आएगा भाई, तो x बराबर x बराबर कितना आ गया देखना, तो x बराबर यू u अंदर।
√2 √2 y by g आ गया। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आ गया। दिस इज द रेंज। ठीक है, ये y आपको पता होगा, y ये डिस्टेंस आप कितना, किस टावर पे आप चढ़ रहे हुए हो, कितनी ऊंचाई पे चढ़ रहे हो, वो आपको पता होगा। या फिर ये दे देगा तो ये नहीं देगा, यही सब कुछ करता रहेगा। बट फॉर्मूला, बट मेथड यही है। प्रोजेक्टाइल का कोई भी सवाल बनाना है तो मेथड तो यही है, इसके अलावा तो कोई मेथड ही नहीं है। प्रोजेक्टाइल के सवाल को बनाने का सबसे आसान मेथड होता है सारे को कंपोनेंट्स में तोड़ दो और टाइम सर कॉमन। रेंज हाँ नेहा। सर रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है ना? हाँ हाँ, तो वही x, तो वही है ना, x मैंने वही माना हुआ है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही मैंने माना हुआ है x को। तो मेथड यही होता है, और मेथड कोई अलग नहीं होता है, मेथड तो यही होता है। इस मेथड से फिर आप जो निकालना है आप निकालते रहो, मेथड तो यही है। इसी मेथड से, इसी मेथड को आगे चल के आप ये तीनों फॉर्मूले आप डिराइव करते हो भाई। रेंज आप इसी मेथड यही होता है, रेंज निकालने का ही मेथड है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का ही मेथड है, हॉरिजॉन्टल हाइट वर्टिकल हाइट निकालने का ही मेथड होता है, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये चार चीजों आप निकालते हो, मेथड तो यही होता है, यही मेथड होता है। किसी भी प्रोजेक्टाइल को आप दो कंपोनेंट में तोड़ते हो, एक्स में और वाई में, और फिर टाइम कॉमन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, टाइम जो है ना, ये दोनों का कॉमन होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, दिस इज द कैच। टाइम कॉमन। मैंने क्या किया, मैंने इसी का वाई वाला टी निकाल करके एक्स में डाल दिया, टाइम तो कॉमन होगा, चाहे वो एक्स में जाए चाहे वो वाई में जाए, टाइम तो चेंज नहीं करेगा। एक्स चेंज कर रहा है, वाई चेंज कर रहा है, यू चेंज कर रहा है, यू एक्स चेंज कर रहा है, यू वाई चेंज कर रहा है, ए जी चेंज कर रहा है, ए वाई चेंज कर रहा है, एक्स चेंज कर रहा है, टाइम चेंज नहीं करेगा। टाइम एक्स का टाइम और वाई का टाइम सेम होता है। यही कैच है इसका, सबसे बड़ा पॉइंट इसका है कि टाइम हमेशा कांस्टेंट होता है, कॉमन होता है। तो इसका टाइम निकाल के इसमें निकाल दो, इसका टाइम निकाल के इसमें निकाल दो, यही करते रहो तो कभी रेंज निकाल लोगे, कभी टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लोगे, कभी वर्टिकल हाइट निकाल लोगे। ठीक है, और कभी इक्वेशन ऑफ, इन दोनों को जब क्लब कर दोगे ना, वाई और एक्स को, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ जाता है। दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, चलो 11:15 हो गया, आज के लिए रहने दो। यस सर। परसों आपकी क्लास, ठीक है, परसों परसों आई थिंक 5 बजे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है ना, मैं आपको सर बता दे रहा संडे हूँ, एक को मिनट रुको। हाँ एक मिनट, हाँ संडे को, टेस्ट नहीं होगा इस संडे सैटरडे को टेस्ट है ना, कल आपका टेस्ट है ना भाई, टेस्ट कल है ना। यस सर। सर इसका पीडीएफ भेज देना। वेट 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 वेट, पहले मैं आपको बता रहा हूँ, टाइम बता रहा हूँ, मुझे टाइम पूछना था आपसे। एक मिनट रुकना भाई। टाइम कल 5 से 6:15, 6:45 से 8, परसों संडे को जो क्लास होने वाली है वो 5 to 6:15, ठीक है, देन 6:45 to 8 ये सारा पीएम है ना, एंड 8:30 to 9:15, ये 3 टाइमिंग आपकी मिली हुई है, ये 3 टाइम में ही क्लासेस होंगी। ठीक है, सारी क्लासेस सस्पेंडेड है, टाइमिंग हमारे पास है, इन तीनों में ही बैचेस बांटे जाएंगे, पता नहीं कैसे क्या बटेगा, वो सब तो बढ़ जाएगा, वो तो टेक्निकल टीम बांट देगा। टाइमिंग ये तीनों रहने वाली है। ठीक है, जो बैच आपको सिलेक्ट करना होगा, पता नहीं कैसे सिलेक्शन होगा, ये सब तो मुझे कुछ पता नहीं है, बट वो तो टेक्निकल टीम तय करती है वो सब चीजें। टाइमिंग ये रहेगी। ठीक है, तो इस टाइम में आप लोग कंफर्टेबल हो ना? यस सर। डाउट क्लास भी होगी ना? हाँ, सारी डाउट क्लास ही है, और मेन क्लास सस्पेंड हो चुकी है, मेन क्लास अब कुछ नहीं हुआ। ओके सर। ठीक है, ओके सर, गुड नाइट। ओके, गुड सर नाइट। पीडीएफ भेज देना। हाँ हाँ आकाश, आपने अपना ग्रुप बता रखा है ना आकाश, आप लोगों ने भाई, यस सर। 40, 48, 50 और 14, ये 4 ग्रुप्स आप लोगों ने बताया। यस सर। ठीक है ना? यस सर। ठीक है, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। बाय 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 आकाश।